घोर अंधेरे ने प्रशिक्षण क्षेत्र को निगल लिया था। दिन की तपिश कब की ठंडी रात की हवा में बदल चुकी थी और कभी कभी चलने वाली हवा अपने साथ धूल और बारूद की गंध ला रही थी। कैप्टन प्रिया शर्मा अपनी बैरक के सामने रखी एक साधारण कुर्सी पर बैठी खाली मैदान को घूर रही थी। एक दिन पहले उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान महसूस किया था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक नई भावना का बीज भी बोया गया था। मेजर विक्रम सिंह राठौर। यह नाम अब उसके लिए सिर्फ एक प्रतियोगी का नाम नहीं था, वह आदमी था जिसने उसके मजबूत स्वाभिमान में दरार डाल दी थी और उस दरार में सम्मान का एक अजीब बीज बो दिया था। उसकी छाया अभी भी एक विशाल पर्वत की तरह उसके दिल पर भारी थी। भारतीय सेना के चिंगिंग कोर्स से गुजरते हुए उसने कभी किसी को अपनी कमान नहीं सौंपी थी, खासकर भारत के ही एक सैनिक को तो कभी नहीं। लेकिन उसने कल की हार और उसकी कमान को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। नहीं, उसे स्वीकार करना ही पड़ा। उसकी कमान केवल एक आदेश नहीं थी, यह एक अच्छी तरह से रची गई सिम्फनी की तरह थी, जिसमें प्रत्येक यूनिट की विशेषताओं और इलाके की पूरी समझ का उपयोग करने की कला थी। यह अमेरिकी शैली के सीधे हमले के अभियानों से मौलिक रूप से अलग था, जिसमें वह भारी गोलाबारी और गति पर विश्वास करती थी। वह पानी की तरह बहता था, दुश्मन की कमजोरियों में घुसपैठ करता था और हवा की तरह गायब हो जाता था, बिना कोई निशान छोड़े अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता था। इस प्रक्रिया में एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ। यह एक चमत्कार के करीब था। अंधेरे में किसी के आने की आहट महसूस हुई। प्रिया ने बिना हिले डुले बस अपना सिर घुमाया। यह एक जाना पहचाना सिलहूट था, विक्रम। वह चुपचाप उसके बगल में रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। यह अजीब से ज्यादा आरामदायक सन्नाटा था। विक्रम ने पहले बोलना शुरू किया। रात बहुत हो गई है, आपको आराम नहीं करना चाहिए? उसकी आवाज रात की हवा की तरह शांत और गहरी थी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही है? और तुम? मैं भी वैसा ही हूं। क्या तुम आज के प्रशिक्षण का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हो? पुनर्मूल्यांकन पहले ही हो चुका है। बस आपके साथ मेरा आखिरी वादा मेरे दिमाग में है। उसके शब्दों से प्रिया का दिल थोड़ा डूब गया। आज रात मैं तुम्हें ढूंढूंगी, उसका अपना उकसाने वाला वादा। यह एक विजेता की लूट बनने की एक अहंकारी घोषणा थी, लेकिन अब इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया था। उसने विक्रम के चेहरे को देखा। अंधेरे में भी उसकी आंखें साफ और गहरी थीं, जैसे वे उसके आर पार देख सकती हों। उसने अपने सूखे होठों को गीला करते हुए कहा, क्या वह वादा अभी भी मान्य है? एक वादा है, लेकिन मैं जगह और तरीका तय करना चाहता हूं। विक्रम खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शरारत के बजाय कुछ गंभीर था। क्या आप मेरे साथ आएंगी? उसके प्रस्ताव में एक अनूठी शक्ति थी जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। प्रिया चुपचाप उठी और उसके पीछे चल दी। वे बैरक क्षेत्र से बाहर निकलकर प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहरी इलाके में एक जंगल की ओर बढ़े, जहां अंधेरा सबसे घना था। उनके जूतों के नीचे सूखी टहनियों के टूटने की आवाज ही खामोशी को तोड़ रही थी। वे कितनी दूर चले होंगे? विक्रम एक छोटी सी खुली जगह के सामने रुक गया। वहां दो पुराने लकड़ी के लट्ठे रखे थे। वह एक पर बैठ गया और दूसरे की ओर इशारा किया। प्रिया उसके सामने बैठ गई। तो यह है वादे की जगह? काफी रोमांटिक है। उसके व्यंग्यात्मक लहजे के बावजूद विक्रम शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक छोटा फ्लास्क और 2 कप निकाले। चाय है, यह आपको गर्म रखेगी। उसने कप में गर्म चाय डाली और उसे दे दिया। प्रिया ने कप ले लिया। कड़वी लेकिन सुगंधित चाय की महक उसकी नाक में भर गई। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी चीजें तैयार करते हो। लड़ाई एक गर्म दिल और ठंडे दिमाग से लड़ी जाती है, लेकिन आराम के लिए गर्मजोशी की जरूरत होती है, और बातचीत के लिए भी। विक्रम ने अपना कप उठाया और एक घूंट लिया। प्रिया उसके शब्दों पर विचार करते हुए चाय पीने लगी। उसे लगा जैसे उसका ठंडा शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है। उसने महसूस किया कि उसे हराने के लिए अपनी दीवारें खड़ी करने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई रैंक, राष्ट्रीयता या लिंग नहीं था, केवल 2 इंसान थे। तुमने मुझसे कमान क्यों ली? तुम आसानी से मना कर सकते थे। उसने वह सवाल पूछा जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। विक्रम ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा। बिना बादल वाले रात के आकाश में तारे घनीभूत रूप से जड़े हुए थे। कैप्टन, आप एक उत्कृष्ट कमांडर हैं,
लेकिन आप एक ऐसी तलवार की तरह हैं जो बहुत मजबूत होने के कारण आसानी से टूट सकती है। मैं आपको बताना चाहता था कि कभी कभी आपको अपनी तलवार को म्यान में रखना पड़ता है और अपने आसपास की आवाजों को सुनना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं बहुत ज्यादा सतर्क हूं और मौके गंवा देता हूं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और करा साम की संबद्ध रहा साम किया है। प्रेरणा कुछ ऐसी है जो मुझे सीखनी चाहिए। उसका जवाब ईमानदार और सीधा था। इसमें विजेता का अहंकार या सिखाने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ एक समान सैनिक के रूप में, वह सिर्फ आप पतरा अपने विचार साझा कर रहा था। प्रिया अवाक थी। कई लोगों ने उसकी ताकत की सीधे तौर पर आलोचना की थी, लेकिन विक्रम पहला व्यक्ति था जिसने इसे स्वीकार करते हुए एक अलग रास्ता सुझाया। तुम आखिर हो कौन? उसकी आवाज में अनजाने में ही श्रद्धा का भाव आ गया। विक्रम हल्का मुस्कुराया। बस एक सैनिक जो अपने देश की रक्षा करता है, आपकी तरह। उस रात उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने अपने प्रशिक्षण और अभियानों, मौत के करीब के अनुभवों और अपने गिरे हुए साथियों की कहानियों को साझा किया। हालांकि वे अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में पले बढ़े थे, लेकिन एक सैनिक के रूप में उनके जीवन आश्चर्यजनक रूप से समान थे। प्रिया ने पहली बार किसी के सामने अपनी असुरक्षा और कमजोरियों को उजागर किया और विक्रम ने चुपचाप उसकी हर कहानी सुनी, अपने घावों को साझा किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनके दिलों के बीच की दूरी कम होती गई। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामान्य आकर्षण से अलग था। यह आत्माओं का एक प्रतिध्वनि जैसा महसूस हुआ। सुबह होने पर वे चुप थे, लेकिन खामोशी में वे बहुत कुछ संवाद कर रहे थे। सीमाओं और लिंगों से परे दो मजबूत सैनिक एक दूसरे के अस्तित्व के माध्यम से खुद को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उस रात की बातचीत उनके सामने आने वाले विशाल भाग्य की प्रस्तावना मात्र थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने प्रशिक्षण क्षेत्र को नीला रंग दिया, एक आपातकालीन सायरन ने खामोशी को चीर दिया। सभी सैनिक यंत्रवत नींद से जागे और युद्ध की तैयारी करने लगे। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था। सायरन की आवाज में तात्कालिकता और तीक्ष्णता एक वास्तविक स्थिति का संकेत दे रही थी। प्रिया और विक्रम पहले से ही पूरी तरह से तैयार होकर सिचुएशन रूम की ओर बढ़ रहे थे। रात भर की बातचीत की गूंज गायब हो गई थी और उनके चेहरों पर केवल ठंडे, पेशेवर सैनिकों के भाव थे। सिचुएशन रूम की बड़ी स्क्रीन पर अरब सागर की सैटेलाइट तस्वीरें और विभिन्न डेटा लगातार अपडेट हो रहे थे। संयुक्त प्रशिक्षण की देखरेख करने वाले भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर और एक मेजर जनरल ने गंभीर चेहरों के साथ उनका स्वागत किया। स्थिति ठीक नहीं है। 1 घंटे पहले अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में एक अज्ञात जहाज ने हमारी एक खुफिया संपत्ति पर मिसाइल से हमला किया। सौभाग्य से हम उसे रोकने में सफल रहे, लेकिन जहाज अब उत्तर पूर्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर के स्पष्टीकरण के अनुसार जहाज सिर्फ एक तस्कर या मछली पकड़ने वाली नाव नहीं था। सैटेलाइट विश्लेषण से पता चला कि यह नवीनतम स्टील्थ तकनीक से लैस एक छोटा लड़ाकू जहाज था और इस बात की उच्च संभावना थी कि इसमें बड़ी मात्रा में रासायनिक हथियार या परमाणु सामग्री लदी हो। लक्ष्य इस जहाज पर कब्जा करना और अंदर की खतरनाक सामग्री को सुरक्षित करना है। समस्या यह है कि जहाज जल्द ही किसी दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। हमें उससे पहले ऑपरेशन खत्म करना होगा। राजनयिक घर्षण से बचने के लिए कोई आधिकारिक सैन्य हस्तक्षेप संभव नहीं है। यह ऑपरेशन दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ विशेष बल के सदस्यों से बनी एक अनौपचारिक संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। जनरल की निगाहें विक्रम और प्रिया पर टिकी। मेजर विक्रम सिंह राठौर, कैप्टन प्रिया शर्मा, मैं चाहता हूं कि आप इस ऑपरेशन की संयुक्त कमान संभालें। आपके नेतृत्व में संयुक्त प्रशिक्षण इकाई के सदस्य इस ऑपरेशन की कुंजी हैं। ऑपरेशन का नाम भोर का शिकारी है। दिल डूब गया। यह प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऑपरेशन था। एक गुप्त ऑपरेशन जिस पर दोनों देशों का भाग्य निर्भर हो सकता था। प्रिया ने अनजाने में विक्रम को देखा। उसकी आंखें अविचलित और शांत थीं, जैसे कि उसने इस पल का पहले से ही अनुमान लगा लिया हो। मैं ऑपरेशन योजना की ब्रीफिंग शुरू करूंगा। विक्रम ने पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। उसने स्क्रीन पर प्रदर्शित मार्ग और मौसम के डेटा पर अपनी उंगली घुमाते हुए शांति से अपनी योजना बताई, जैसे कि वह कल के प्रशिक्षण की योजना समझा रहा हो।
लक्ष्य जहाज का अनुमानित मार्ग अदन की खाड़ी के पास का क्षेत्र है। इसकी वर्तमान गति को देखते हुए हमारे पास अधिकतम 6 घंटे हैं। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर से समुद्री आक्रमण असंभव है। एकमात्र तरीका पनडुब्बी का उपयोग करके पानी के नीचे से घुसपैठ करना है। उसकी योजना साहसिक और विस्तृत थी। पास के पानी में इंतजार कर रही दोनों देशों की पनडुब्बियों से वे एक छोटे तैराक वितरण वाहन एसडीवी का उपयोग करके लक्ष्य जहाज के पास पहुंचेंगे। फिर पानी के नीचे विस्फोटकों से प्रोपेलर को निष्क्रिय करके जहाज को रोकेंगे और साथ ही डेक पर घुसपैठ करके जहाज पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन दुश्मन का प्रतिरोध भयंकर होगा। उम्मीद है कि अंदर काफी संख्या में सशस्त्र कर्मी होंगे। प्रिया ने एक संभावित समस्या उठाई। सही है, इसीलिए हम 2 टीमों में बटेंगे। अल्फा टीम का नेतृत्व मैं करूंगा और पुल और इंजन रूम पर कब्जा करके जहाज का नियंत्रण हासिल करूंगा। ब्रावो टीम का नेतृत्व कैप्टन प्रिया करेंगी और सीधे कार्गो होल्ड में जाकर खतरनाक सामग्री को सुरक्षित करेंगी और बाहरी खतरों को रोकेंगी। उसकी योजना प्रत्येक की ताकत को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई थी। सटीक और गुप्त घुसपैठ और आंतरिक नियंत्रण विक्रम की विशेषता थी, जबकि भारी गोलाबारी के साथ तेजी से लक्ष्य हासिल करना और बचाव करना प्रिया और उसकी यूनिट की सबसे बड़ी ताकत थी। प्रिया ने सिर हिलाया। कल के प्रशिक्षण के माध्यम से वह विक्रम के निर्णय पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी। विस्तृत घुसपैठ मार्गों और भूमिकाओं का आवंटन रास्ते में किया जाएगा। तुरंत अपनी इकाइयों को इकट्ठा करें और अपने उपकरणों की जांच करें। हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। विक्रम के आदेश पर सिचुएशन रूम में हर कोई तेजी से आगे बढ़ने लगा। प्रिया अपने सैनिकों के पास दौड़ी और संक्षेप में ऑपरेशन के बारे में बताया। मौत के डर के बजाय उनकी आंखों में एक मजबूत दुश्मन का सामना करने का उत्साह और दृढ़ संकल्प था, जो विशेष बलों के लिए विशिष्ट था। कुछ दिन पहले तक एक दूसरे का मजाक उड़ाने और प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय सैनिक अब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक विशाल मशीन के गियर बन गए थे। तैयारी तेजी से की गई। अत्याधुनिक लड़ाकू और पानी के नीचे घुसपैठ के उपकरणों से लैस सैनिक एक एक करके परिवहन हेलीकॉप्टरों में सवार हुए। जैसे ही हेलीकॉप्टर के रोटरों ने एक तेज हवा के साथ उड़ान भरी, प्रशिक्षण का मैदान तेजी से उनके नीचे गायब हो गया। प्रिया ने अपनी बगल की सीट पर बैठे विक्रम को देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और गहरी सोच में डूबा हुआ था। कल रात लट्ठे पर बैठकर चाय पीते और बातें करते हुए उसका रूप कहीं नहीं था। अब वह एक जौमाक और SO में साथ कहीं नहीं था। वह एक परहना कहीं और कुछ कर वह पाद तेज धार वाली तलवार जैसा लग रहा था। उसने सोचा, शायद वह शुरू से ही इस तरह के एक वास्तविक युद्ध के बीच में मिलने के लिए किस्मत में थे। एक ऐसा भाग्य जहां उन्हें ठंडे स्टील और बारूद की गंध वाले युद्ध के मैदान में एक दूसरे की पीठ की रक्षा करते हुए लड़ना था। हेलीकॉप्टर घने अंधेरे को चीरता हुआ अरब सागर के उबड़ खाबड़ लहरों वाले दिल की ओर उड़ रहा था। भोर का शिकारी इस तरह शुरू हो रहा था। पनडुब्बी के अंदर केवल लाल आपातकालीन बत्तियां मंद मंद जल रही थीं। तंग जगह स्टील, तेल और तनाव की गंध से भरी थी। सैनिक चुपचाप अपने उपकरणों की अंतिम जांच कर रहे थे, तैनाती के आदेश का इंतजार कर रहे थे। प्रिया ने ठंडे पतवार पर अपनी पीठ टिकाई और अपने पानी के नीचे श्वास यंत्र के दबाव गेज की जांच की। गेज की सुई सामान्य थी, लेकिन उसका दिल असामान्य रूप से तेजी से धड़क रहा था। उसने कई वास्तविक लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन यह पहली बार था जब वह इतने गहरे ठंडे समुद्र में घुसपैठ कर रही थी। गहरे समुद्र का दबाव उसे घुटन महसूस करा रहा था। तभी किसी ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। वह विक्रम था। उसने बिना कुछ कहे अपनी कलाई पर पहना डाइव कंप्यूटर उसकी आंखों के सामने रखा। स्क्रीन पर गहराई, पानी का तापमान और बची हुई ऑक्सीजन की मात्रा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थी। यह केवल जानकारी देना नहीं था, सब कुछ नियंत्रण में है, शांत रहो। उसकी आंखें यही कह रही थीं। प्रिया ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। उसकी शांति में एक अजीब एस्टरी हरखानतों से उन्हें कहा था संक्रामकता थी। अल्फा, ब्रावो, तैनाती के लिए 5 मिनट। कप्तान की ठंडी आवाज इंटरकॉम पर गूंजी। सैनिक एक साथ उठे और टारपीडो ट्यूब से बने निकास की ओर बढ़े। पनडुब्बी के धीमे होने से होने वाले सूक्ष्म कंपन को पूरे शरीर में महसूस किया जा सकता था। वे जल्द ही एक विशाल व्हेल के
वंदा थे इस बात में ही उसकी पास की सानपत्री का शरीर से अलग होकर खुले समुद्र में अकेली छोटी मछलियों का झुंड बनने वाले थे। विक्रम अल्फा टीम का नेतृत्व करते हुए पहले हैच के अंदर गायब हो गया। जल्द ही प्रिया ने भी ब्रावो टीम को इशारा किया और उसके पीछे चली गई। हैच बंद हो गया और समुद्री जल भरने लगा। एक पल में ठंडे पानी ने उनके शरीर को ढक लिया और दुनिया की सभी आवाजें दूर हो गईं। केवल उनकी अपनी भारी सांसें और दिल की धड़कन उनके हेलमेट के अंदर गूंज रही थी। एक धमक के साथ एसडीवी पनडुब्बी से अलग हो गया। अब से वे अकेले थे। छोटा पनडुब्बी वाहन अंधेरे में एक भूत की तरह आगे बढ़ा। केवल आगे का सोनार एक मंद हरी बत्ती उत्सर्जित कर रहा था, जो आसपास के इलाके और लक्ष्य के स्थान को प्रदर्शित कर रहा था। लक्ष्य जहाज तक की दूरी 500 मीटर थी। इस दूरी से उन्हें पनडुब्बी की शक्ति को बंद करना था और केवल धाराओं और सैनिकों की अपनी प्रणोदन शक्ति का उपयोग करके संपर्क करना था, क्योंकि शोर उनके पकड़े जाने का सबसे बड़ा दुश्मन था। सभी एसडीवी छोड़ दें, व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य बिंदु पर जाएं, फॉर्मेशन बनाए रखें। विक्रम के निर्देश पानी के नीचे संचार उपकरण के माध्यम से आए। सैनिक योजना के अनुसार एसडीवी से बाहर निकले और पूर्व व्यवस्थित हीरे के फॉर्मेशन में फैल गए। प्रिया ब्रावो टीम के पीछे से सैनिकों की गतिविधियों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं था, केवल आगे के साथी का मंद सिलहूट और उसकी कलाई पर लगे कंपास की छोटी सी रोशनी ही उसका एकमात्र सहारा थी। गहरा समुद्र शांत नहीं था। अज्ञात समुद्री जीवों के गुजरने की आवाजें और दूर से आती एक विशाल व्हेल के गीत की आवाजें मिलकर एक अजीब सिम्फनी बना रही थीं। उस सिम्फनी के बीच वे मौत की छाया की ओर बढ़ रहे थे। कितना समय बीत गया होगा। उनके ऊपर एक विशाल छाया दिखाई दी। यह लक्ष्य जहाज था, एक विशाल स्टील का द्रव्यमान, सतह से अकल्पनीय, एक भूत की तरह तैर रहा था। इसका आकार ही अपने आप में एक जबरदस्त खतरा था। सैनिक जहाज के निचले हिस्से से चिपक गए और घूमते हुए प्रोपेलर की ओर सावधानी से बढ़े, जबकि अल्फा टीम के 2 विस्फोटक विशेषज्ञों ने प्रोपेलर शाफ्ट पर छोटे चिपकने वाले बम लगाए। बाकी सैनिकों ने आसपास की निगरानी की। प्रिया ने अपनी पानी के नीचे की राइफल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगर वे इस चरण में पकड़े जाते तो वे जीवित नहीं बच पाते। इंस्टॉलेशन पूरा। 30 सेकंड में विस्फोट। विस्फोटक विशेषज्ञ के संकेत के साथ सभी सैनिक तेजी से पतवार से दूर हटकर एक सुरक्षित दूरी पर चले गए। प्रिया ने जहाज के निचले हिस्से को घूरते हुए उलटी गिनती शुरू की। 3, 2, 1। एक भारी विस्फोट की गूंज पानी के माध्यम से उनके शरीर में फैल गई। विस्फोट खुद बढ़ा गई नहीं था, लेकिन यह प्रोपेलर के शाफ्ट को मोड़ने के लिए पर्याप्त था। विशाल प्रोपेलर एक भयानक आवाज के साथ घूमना बंद कर दिया। वे सफल हुए थे। अल्फा टीम, स्टर्न से घुसपैठ करो। ब्रावो टीम, केंद्रीय कार्गो हैच से। विक्रम के आदेश गिरते ही सैनिकों ने अपने ग्रेपलिंग हुक फायर किए, उन्हें पतवार से जोड़ा और लंबवत चढ़ना शुरू कर दिया। कीचड़ भरे समुद्र से उठती काली परछाइयां चुपचाप डेक पर चढ़ गईं। बारिश और लहरों की आवाज ने उनकी हरकतों को पूरी तरह से छिपा दिया। डेक उम्मीद के मुताबिक शांत था। खराब मौसम के कारण कोई गश्ती सैनिक नहीं दिख रहा था, लेकिन वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। प्रिया ने ब्रावो टीम को हाथ से संकेत दिया और चुपके से केंद्रीय कार्गो हैच की ओर बढ़ी। हैच भारी स्टील का बना था और एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक से मजबूती से बंद था। ब्रेचिंग टीम, काम शुरू करो। प्रिया ने धीरे से आदेश दिया। 2 सैनिकों ने पोर्टेबल प्लाज्मा कटर निकाले और हैच के कब्जों पर चिंगारियां फेंकनी शुरू कर दी। एक तेज तीखी आवाज लहरों के शोर में डूब गई। तभी उनके पीछे से एक धातुई क्लिक की आवाज आई। प्रिया सहज रूप से मुड़ी और अपनी राइफल तान दी। अंधेरे में एक चमकती हुई बंदूक की नली के साथ आग की लपटें निकली। संपर्क। प्रिया के चिल्लाने के साथ ही डेक तुरंत एक युद्ध के मैदान में बदल गया। चारों ओर अंधेरे से सशस्त्र दुश्मन सामने आए और गोलियों की बौछार कर दी। ब्रावो टीम ने तुरंत कार्गो हैच को कवर के रूप में इस्तेमाल किया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। लाल ट्रेसर राउंड बारिश की तरह अंधेरे को चीर रहे थे। कैप्टन, हैच खोलने में 20 सेकंड और लगेंगे। एक सैनिक की हताश चीख गोलियों की बौछार के बीच सुनाई दी। प्रिया ने दांत भींच लिए। 20 सेकंड, उन्हें किसी तरह उस समय तक टिकना था। उसने दुश्मन की आग के केंद्रित होने की दिशा में एक ग्रेनेड लॉन्चर फायर किया।
एक जोरदार धमाके और एक फ्लैश के साथ दुश्मन का हमला एक पल के लिए रुक गया। हैच खुला है। प्रिया पीछे देखे बिना चिल्लाई, ब्रावो टीम अंदर जाओ, मैं पीछे को कवर करती हूं। सैनिक एक एक करके अंधेरे कार्गो होल्ड में कूद गए। प्रिया आखिरी तक रुकी रही, दुश्मनों पर दमनकारी आग बरसाती रही। हर बार जब उसकी राइफल से आग निकलती, दुश्मन गिर जाते। अंत में जब उसने पुष्टि की कि अंतिम सैनिक अंदर है, तो वह हैच के अंदर कूद गई। जैसे ही वह गायब हुई, दर्जनों गोलियां डामर की तरह उस जगह पर बरसीं जहां वह खड़ी थी। ऑपरेशन शुरू से ही सबसे खराब स्थिति में जा रहा था। जैसे ही भारी स्टील का हैच बंद हुआ, कार्गो होल्ड पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में डूब गया। बाहर से आ रही भयंकर गोलीबारी और लहरों की आवाजें जैसे झूठ की तरह गायब हो गईं, और केवल सैनिकों की भारी सांसें और दिल की धड़कनें उनके कानों में गूंज रही थीं। प्रिया ने जल्दी से अपने नाइट विजन गॉगल्स नीचे किए और चारों ओर देखा। हरी भरी दुनिया एक विशाल भूल भुलैया की तरह थी। छत तक पहुंचने वाले कंटेनर बेतरतीब ढंग से ढेर थे, और उनके बीच के संकरे रास्ते कहां जाते थे, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। बारूद की गंध, नम लोहे की गंध और एक अज्ञात रासायनिक गंध उसकी नाक में चुभ रही थी। सभी स्थिति रिपोर्ट करो, प्रिया ने धीमी आवाज में आदेश दिया। सौभाग्य से लड़ाई के दौरान कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ था, लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई। वे दुश्मन के इलाके के दिल में थे, एक ऐसी भूल भुलैया में फंसे हुए थे जहां उन्हें नहीं पता था कि कहां क्या है। अल्फा टीम जवाब दो, ब्रावो टीम कार्गो होल्ड में है। डेक पर दुश्मन से संपर्क हुआ। वर्तमान स्थिति क्या है? प्रिया ने रेडियो के माध्यम से विक्रम को स्थिति की सूचना दी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक कर्कश आवाज के साथ उसकी आवाज आई, यह अल्फा है, हम पुल की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिरोध अपेक्षा से अधिक मजबूत है। ब्रावो टीम, योजना के अनुसार लक्ष्य को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। कंटेनर पहचान संख्या डेल्टा इको 73 है। यह एक संक्षिप्त संचार था, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी शांति ने प्रिया के भ्रमित मन को शांत करने में मदद की। उसने अपने सैनिकों को हाथ से संकेत दिया, लक्ष्य डेल्टा इको 73 कंटेनर है। 2 व्यक्ति टीमों में खोज फॉर्मेशन बनाए रखें, शोर को कम से कम करें और हर कोने पर सतर्क करने में रहें। सैनिक एक इकाई के रूप में आगे बढ़ने लगे। वे कंटेनरों की भूल भुलैया के बीच भूतों की तरह आगे बढ़े। उनके विशेष रूप से डिजाइन किए गए जूतों के तलवे ठंडे स्टील के फर्श पर चुपचाप उतरते और उठते थे। प्रिया टीम का नेतृत्व कर रही थी। नाइट विजन गॉगल्स के माध्यम से देखी गई दुनिया तनाव से भरी थी। कंटेनरों की परछाइयां जीवित राक्षसों की तरह महसूस हो रही थीं, और कहीं से आती ठंडी हवा उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। वे कितनी दूर चले होंगे? प्रमुख सैनिक हैमर अचानक रुक गया और अपने पीछे एक मुट्ठी का संकेत दिया। यह रुकने का संकेत था। प्रिया तुरंत एक कंटेनर की दीवार से चिपक गई और आगे देखने लगी। जिस चौराहे की ओर हैमर इशारा कर रहा था, उसके पार एक मंद रोशनी चमक रही थी और लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वे हिंदी में नहीं थे, शायद कोई विदेशी भाषा। प्रिया ने एक छोटा स्नेक कैम निकाला और हैमर को दे दिया। हैमर ने सावधानी से कैमरे को कोने के पार धकेला। प्रिया की कलाई पर लगे मॉनिटर पर वीडियो फीड प्रसारित हुई। लगभग 6 सशस्त्र सैनिक एक कंटेनर के चारों ओर पहरा दे रहे थे। उनकी वर्दी मानकीकृत नहीं थी, लेकिन उनके हाथों में नवीनतम असॉल्ट राइफलें थीं। वे भाड़े के सैनिक या आतंकवादी समूह लग रहे थे, और जिस कंटेनर की वे रखवाली कर रहे थे, उस पर D73 पहचान संख्या स्पष्ट रूप से अंकित थी। यह लक्ष्य था। हम क्या करें? कैप्टन, हैमर ने फुसफुसाते हुए पूछा। सीधा हमला, आत्महत्या होगी। दुश्मन एक लाभप्रद स्थिति में थे, और अगर इस संकरे गलियारे में लड़ाई छिड़ जाती तो ब्रावो टीम को भारी नुकसान होता। प्रिया ने तेजी से सोचा। उसे कल के प्रशिक्षण में विक्रम द्वारा दिखाई गई विधि याद आई। बल का नहीं, बल्कि इलाके और मनोविज्ञान का उपयोग करने की विधि। हैमर, 3 स्मोक ग्रेनेड। चार्ली, विपरीत गलियारे से घूमकर उनके भागने का रास्ता काटो। बाकी मेरे पीछे आओ, मेरे संकेत पर ही फायर करना। उसकी योजना सरल थी। धुएं से उनकी दृष्टि को अवरुद्ध करना और भ्रमित दुश्मनों को दोनों तरफ से घेर कर खत्म करना। सैनिक चुपचाप अपनी अपनी स्थिति में चले गए। एक घुटन भरी खामोशी छा गई। प्रिया ने एक गहरी
सांस ली और हैमर को सिर हिलाया। हैमर ने 3 स्मोक ग्रेनेड के पिन खींचे और उन्हें गलियारे में लुढ़का दिया। एक फुफकार की आवाज के साथ घना धुआं तुरंत उठ गया, जिससे दुश्मनों की दृष्टि अस्पष्ट हो गई। गैस! धत्तेरे की, क्या हो रहा है? दुश्मनों को घबराहट में चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। यही वह क्षण था। अब प्रिया के चिल्लाने के साथ ही सैनिक गलियारे में घुस गए। नाइट विजन और थर्मल स्कोप से लैस धुआं उनके लिए कोई बाधा नहीं था। भ्रमित दुश्मन धुएं में हाथ पैर मारते हुए बेतहाशा फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी गोलियां हवा में ही जा रही थीं। ब्रावो टीम की साइलेंसर लगी बंदूकों से फिक फिक की आवाज के साथ सटीक और घातक गोलियां निकलीं। दूसरी तरफ से चार्ली के नेतृत्व वाली टीम ने भी हमला शुरू कर दिया। क्रॉसफायर में फंसे दुश्मन बिना किसी प्रतिरोध के गिर गए। लड़ाई 10 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। स्थिति साफ, परिधि को सुरक्षित करो। प्रिया गिरे हुए दुश्मनों के पास गई और उनकी नब्ज की जांच की। वे सभी तुरंत मर गए थे। उसने राहत की सांस ली और डे 73 कंटेनर के पास गई। कंटेनर का दरवाजा एक विशेष ताले से बंद था। ब्रेचिंग टीम, दरवाजा खोलो। जब एक सैनिक पोर्टेबल लेजर कटर से ताला पिघला रहा था, प्रिया ने फिर से अपना रेडियो उठाया। अल्फा टीम, यह ब्रावो है। लक्ष्य हासिल करने के करीब। आपकी स्थिति क्या है? यह अल्फा है। हम पुल पर लगभग कब्जा कर चुके हैं, लेकिन दुश्मन कार्गो होल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। एक कर्कश आवाज के साथ विक्रम की आवाज कट गई। संचार तेजी से बिगड़ रहा था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सुना था। दुश्मन कार्गो होल्ड की ओर बढ़ रहे थे। इस बात की संभावना थी कि जिन दुश्मनों ने पुल का नियंत्रण खो दिया था, वे अंतिम उपाय के रूप में खतरनाक सामग्री को विस्फोट करने की कोशिश करेंगे। बैंग! उसी क्षण कंटेनर का दरवाजा खुल गया। प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी राइफल के साथ अंदर घुसी और अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। कंटेनर के अंदर कोई बम या रासायनिक हथियार नहीं थे। इसके बजाय दर्जनों लोग डरी हुई आंखों से दुबके हुए थे। पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि छोटे बच्चे भी। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें आतंक और निराशा से भरी थीं। वे हथियार नहीं थे, वे लोग थे। यह सब क्या है? प्रिया ने हतप्रभ होकर बुदबुदाया। वे आतंकवादी नहीं थे। यह जहाज हथियार ले जाने वाला लड़ाकू जहाज नहीं था। यह एक विशाल मानव तस्करी का जहाज था। खुफिया जानकारी पूरी तरह से गलत थी। तभी कंटेनर के बाहर से एक हताश चीख सुनाई दी। कैप्टन, दुश्मन आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। बाहर देखने पर दर्जनों सशस्त्र सैनिक कंटेनरों की भूल भुलैया के चारों ओर से घेरा कस रहे थे। वे अब एक पिंजरे में बंद चूहे थे। गलत खुफिया जानकारी ने उन्हें मौत के जाल के बीच में धकेल दिया था। धत्तेरे की, प्रिया ने धीरे से गाली दी। स्थिति सबसे खराब हो गई थी। वे मानव तस्करी के पीड़ितों को बचाने के लिए नहीं आए थे। इस बात की उच्च संभावना थी कि ऑपरेशन का प्रारंभिक उद्देश्य ही गलत सूचना पर आधारित एक जाल था। दर्जनों दुश्मनों के घेरे के कसने के साथ ये कमजोर नागरिक अब ऑपरेशन के लिए एक बड़ी बाधा बन जाएंगे, लेकिन वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकती थी। एक सैनिक होने से पहले एक इंसान के रूप में उसका विवेक इसकी इजाजत नहीं देता था। ब्रावो टीम, ब्रावो टीम, कंटेनर को एक रक्षात्मक स्थिति के रूप में उपयोग करें। नागरिकों की रक्षा करते हुए यथासंभव लंबे समय तक टिके रहें। हैमर, पीछे की तरफ क्लेमोर माइंस लगाओ। चार्ली, बचे हुए गोला बारूद की जांच करो और रिपोर्ट करो। प्रिया के आदेश तेज और निर्णायक थे। भ्रमित सैनिक उसकी आवाज सुनकर होश में आए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ ने कंटेनर के प्रवेश द्वार पर एक रक्षात्मक स्थिति स्थापित की, जबकि अन्य ने डरे हुए और रोते हुए नागरिकों को शांत किया और उन्हें कंटेनर के गहरे हिस्से में ले गए। बच्चों के रोने और महिलाओं के सिसकने की आवाजें गोलियों की बौछार वाले युद्ध के मैदान के शोर के साथ अजीब तरह से मिल गईं। गोला बारूद की स्थिति, प्रति व्यक्ति औसतन 2 मैगजीन बची हैं। ग्रेनेड लगभग खत्म हो गए हैं। चार्ली की रिपोर्ट निराशाजनक थी। इस मारक क्षमता के साथ वे 10 मिनट भी नहीं टिक पाते। उन्हें घेरा पूरा होने से पहले किसी तरह भागने का रास्ता खोजना था। अल्फा टीम, जवाब दो। अल्फा टीम, प्रिया ने बेताब होकर अपने रेडियो पर पुकारा, लेकिन केवल कर्कश आवाज ही लौटी। यह तथ्य कि वह विक्रम और अल्फा टीम की स्थिति नहीं जानती थी, उसे और भी चिंतित कर रहा था। अगर उन्होंने पुल पर कब्जा कर लिया होता
तो वे जहाज के संचार प्रणाली का उपयोग करके बाहरी समर्थन का अनुरोध कर सकते थे। लेकिन संचार के कट जाने के बाद वह यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि वे जीवित भी हैं या नहीं। मैं हार नहीं मान सकती, प्रिया ने खुद को डांटा। उसने आज तक कभी कोई मिशन नहीं छोड़ा था। उसे अपने सैनिकों और उन असहाय नागरिकों की जिम्मेदारी लेनी थी। उसने अपने दिमाग है परेशान संभाल में कंटेनर का नक्शा फिर से बनाया। क्या केंद्रीय कार्गो हैच के अलावा कोई और निकास था जहां से वे आए थे? तभी कंटेनर के कोने में दुबके एक बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से उसकी वर्दी का किनारा पकड़ लिया। वह लगभग कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था, लेकिन वह हाथ के इशारों से बेतहाशा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने फर्श की ओर इशारा किया और रेंगने का नाटक किया। फर्श? फर्श पर क्या है? प्रिया ने उसके इशारों का पालन करते हुए फर्श को देखा। कंटेनरों के रखे स्टील के फर्श के बीच में उसने एक चौकोर पैनल देखा जिसका रंग बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था। यह एक छिपा हुआ आपातकालीन हैच था। मिल गया। सब लोग इधर आओ। सैनिक भागे और हैच खोलने की कोशिश की, लेकिन हैच ऐसा लगा जैसे बाहर से वेल्ड किया गया हो और हिला भी नहीं। हटो। प्रिया ने एक छोटा प्लाज्मा कट्टर छीन लिया और खुद हैच के कब्जों को पिघलाना शुरू कर दिया। उसी क्षण कंटेनर के प्रवेश द्वार पर एक फ्लैश के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मनों ने एक ग्रेनेड फेंका था। आह! प्रवेश द्वार को रोके हुए एक सैनिक छर्रे लगने से गिर गया। मेडिक हताहत। जबकि एक मेडिक प्राथमिक उपचार देने के लिए दौड़ा, दुश्मन का हमला और तेज हो गया। गोलियां कंटेनर की दीवारों को छेद कर चिंगारियां बिखेर रही थीं। यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। प्रिया ने दांत भींच लिए और कट्टर की शक्ति को अधिकतम कर दिया। अंत में एक कब्जा पिघल गया। हैमर, बचे हुए सभी विस्फोटक लाओ, हम इस हैच को उड़ा देंगे। लेकिन कैप्टन, विस्फोट का झटका नागरिकों को कोई विकल्प नहीं है। सभी जितना हो सके नीचे झुकें और अपने कान बंद कर लें। हैमर द्वारा लाए गए C4 को हैच से जोड़ा गया और डेटोनेटर से जोड़ा गया। सारी तैयारी पूरी हो गई। प्रिया नागरिकों और सैनिकों की ओर चिल्लाई, विस्फोट! झटके के लिए तैयार रहो। बैंग! एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ हैच फट गया। उनके सामने एक अंधेरा नम स्थान दिखाई दिया। यह एक आपातकालीन मार्ग था जो जहाज के सबसे निचले हिस्से गिट्टी टैंकों से जुड़ा था। घायलों और नागरिकों को पहले नीचे भेजो। जल्दी करो। सैनिकों ने अपने घायल साथी और नागरिकों को अंधेरे मार्ग से नीचे भेजने में मदद करना शुरू कर दिया। प्रिया आखिरी तक रुकी रही, प्रवेश द्वार की ओर कवरिंग फायर करती रही। उसने देखा कि दुश्मन कंटेनर में घुस रहे हैं। उसने अपनी आखिरी मैगजीन लोड की, बचे हुए दुश्मनों पर गोलियां चलाईं और मार्ग से नीचे कूद गई। दर्जनों गोलियां उसकी पीठ के पीछे बरसीं। मार्ग तंग और अंधेरा था। नम समुद्री जल और जंग लगे लोहे की गंध हवा में भरी हुई थी। वे एक कतार में खड़े होकर सावधानी से आगे बढ़े। यह एक ऐसा रास्ता था जो पता नहीं कहां जाता था, लेकिन यह बैठकर मरने से बेहतर था। कुछ देर रेंगने के बाद मार्ग एक बड़े स्थान से जुड़ा। यह इंजन रूम था। विशाल डीजल इंजन एक गर्जना के साथ चल रहे थे और जटिल पाइप और गेज हर जगह फैले हुए थे। और वहां दर्जनों लाशों के बीच मेजर विक्रम सिंह राठौर अकेला खड़ा था। एक हाथ में बंदूक लिए हुए मुश्किल से लड़ रहा था। उसकी लड़ाकू वर्दी खून और तेल से सनी हुई थी और उसका बायां हाथ एक अप्राकृतिक कोण पर लटका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जीवित थीं। वह एक हाथ से पिस्तौल से दुश्मनों पर गोली चला रहा था। विक्रम! प्रिया चिल्लाई। विक्रम ने उसे देखा और बहुत हल्का, वास्तव में बहुत हल्का मुस्कुराया। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें जीवित रहने की राहत और इस नरक जैसी जगह में फिर से मिलने की खुशी मिली हुई थी। आपको बहुत देर हो गई, कैप्टन। उसकी मजाकिया आवाज बुरी तरह से कर्कश थी। प्रिया ने ब्रावो टीम को आदेश दिया, अल्फा टीम के साथ शामिल हो, दुश्मनों को खत्म कर दो। ब्रावो टीम के शामिल होने से लड़ाई का रुख तुरंत बदल गया। इंजन रूम को भरने वाले दुश्मन अप्रत्याशित पीछे के हमले से भ्रमित हो गए और दोनों तरफ से आने वाली गोलियों से पत्तों की तरह गिर गए। अंत में जब आखिरी दुश्मन गिर गया तो केवल गरजते इंजनों की आवाज इंजन रूम में गूंज रही थी। प्रिया विक्रम के पास दौड़ी। तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बस एक अव्यवस्था है। मैं ठीक हूं, उसने ऐसे कहा जैसे कुछ भी न हुआ हो, लेकिन उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। प्रिया ने उसके हाथ की जांच की। यह सिर्फ एक अव्यवस्था नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एक गोली ने हड्डी को चटका दिया है।
अल्फा टीम के बाकी सदस्य कहाँ हैं? उसके सवाल पर विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। जवाब देने के बजाय उसने इंजन रूम के कोने में चुपचाप पड़ी लाशों की ओर सिर हिलाया। वे सभी भारतीय पैरा एसएफ के कमांडो थे। पुल पर कब्जा करने की प्रक्रिया में वे दुश्मन के अंतिम प्रतिरोध में फंस गए और सभी मारे गए थे। विक्रम अकेला बचकर इस इंजन रूम तक धकेल दिया गया था। प्रिया अवाक थी। जीत की खुशी क्षण भंगुर थी और अपने साथियों को खोने का गहरा दुख उसे घेर रहा था। लेकिन शोक करने का भी समय नहीं था। यह जहाज अभी भी दुश्मन का इलाका था और उन्हें जीवित रहना था। क्या हम इस जहाज को रोक सकते हैं? इंजन पहले से ही ओवरलोड है, यह जल्द ही फट जाएगा। हमने इसे पुल से हेरफेर किया है, विक्रम ने भारी सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखों में दुख के साथ एक ठंडी नफरत थी। तो हम कैसे बचेंगे? केवल एक ही रास्ता है। विक्रम ने इंजन रूम की एक दीवार पर लगे आपातकालीन हैच की ओर इशारा किया। हमें वहां से समुद्र में कूदना होगा। हम इस जहाज के साथ नीचे नहीं जा सकते। जैसा कि उसने कहा, जहाज हिंसक रूप से हिलने लगा। इंजनों से उठता धुआं और भी घना हो रहा था। विस्फोट आसन्न था। उन्हें अपने मृत साथियों को पीछे छोड़कर जीवित रहने के लिए एक बार फिर अंधेरे समुद्र में कूदना था। इंजन रूम में कंपन और तेज हो गया। छत से चिंगारियां निकलीं और धातु के मुड़ने की चीखें हर तरफ से गूंज रही थीं। जहाज डूब रहा था। विक्रम और प्रिया ने बचे हुए सैनिकों और नागरिकों को आपातकालीन हैच की ओर निर्देशित किया। जैसे ही उन्होंने हैच खोला, एक तेज तूफान और उग्र लहरों ने उनका स्वागत किया। आकाश अभी भी घने काले बादलों से ढका हुआ था और लहरें जैसे उन्हें निगलने के लिए तैयार हों, लगातार पतवार से टकरा रही थीं। हमें एक लाइफ बोट ढूंढनी होगी। इस तरह समुद्र में कूदना आत्महत्या है। हैमर, एक सैनिक चिल्लाया। लेकिन चारों ओर देखने का भी समय नहीं था। जहाज का झुकाव और भी तेज हो रहा था और यह खतरनाक रूप से हिल रहा था, जैसे कि यह किसी भी क्षण पलट जाएगा। कोई नाव नहीं है, लेकिन एक रास्ता है, विक्रम चिल्लाया। वह एक टूटी हुई रेलिंग को पकड़कर खतरनाक रूप से खड़ा था और समुद्र की ओर इशारा कर रहा था। जहां वह इशारा कर रहा था, वहां छोटा पनडुब्बी वाहन एसडीवी जिससे वे आए थे, लहरों पर तैर रहा था। यह पनडुब्बी में वापस नहीं आ पाया था और एक आपातकालीन संकेत भेजते हुए इंतजार कर रहा था। यह आशा थी। नागरिकों और घायलों को पहले पनडुब्बी में ले जाओ, बचे हुए सैनिक कवर देंगे और बारी बारी से निकलेंगे, प्रिया ने आदेश दिया। लेकिन यह कहना आसान था, करना मुश्किल। दर्जनों मीटर नीचे ऊबड़ खाबड़ लहरों में हिलते हुए पनडुब्बी में लोगों को स्थानांतरित करना लगभग असंभव था। तभी विक्रम ने अपनी कमर से एक रस्सी खोली और उसे रेलिंग से मजबूती से बांधना शुरू कर दिया। मैं पहले नीचे जाकर स्थिति की सुरक्षित करूंगा। एक एक करके लोगों को नीचे भेजो। तुम पागल हो? तुम उस हाथ से कैसे नीचे जाओगे? प्रिया ने उसका रास्ता रोक दिया। उसके घायल हाथ से वह रस्सी को ठीक से पकड़ भी नहीं पाएगा। मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। वह प्रिया के पास से गुजरा, रस्सी पकड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के जहाज से कूद गया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह यह दृश्य नहीं देख सकती थी। केवल उग्र लहरों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। एक पल बाद नीचे से एक संकेत आया। विक्रम सुरक्षित रूप से पनडुब्बी पर पहुंच गया था। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। सैनिक तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पहले एक बच्चे को गोद में लिए एक महिला को रस्सी से बांधकर नीचे भेजा। डरे हुए नागरिक चिल्ला रहे थे, लेकिन वे जीवित रहने के लिए बेतहाशा रस्सी से चिपके हुए थे। प्रिया और बचे हुए सैनिकों ने ऊपर से रस्सी को नियंत्रित किया, जिससे उन्हें सुरक्षित रूप से नीचे उतरने में मदद मिली। यह प्रक्रिया क्रूर थी। हर बार जब एक विशाल लहर टकराती तो रस्सी इतनी कस जाती कि वह टूटने वाली लगती और लोग कागज की तरह हिल जाते। जब अंतिम नागरिक और घायल सैनिक को नीचे भेज दिया गया तो जहाज के इंजन वाले हिस्से में एक विशाल विस्फोट हुआ। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ जहाज 2 टुकड़ों में टूटने लगा। सब कूदो, प्रिया के चिल्लाने के साथ ही बचे हुए सैनिक एक एक करके समुद्र में कूद गए। अब डेक पर केवल प्रिया अकेली बची थी। उसने आखिरी बार जलते और डूबते जहाज को देखा। उसके साथियों की लाशों के साथ उसका अहंकारी अतीत भी उस ठंडे समुद्र में डूब रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडे गहरे समुद्र की ओर छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसके शरीर में चुभ गया। एक भ्रामक भंवर में
वह बेतहाशा सतह की ओर तैरने लगी। जब वह अंततः अपना सिर पानी से बाहर निकाल पाई तो उसने जो देखा वह विशाल लपटों में घिरा जहाज का मलबा था जो समुद्र में गायब हो रहा था, और उसके चारों ओर बचे हुए लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए पनडुब्बी की ओर तैर रहे थे। प्रिया ने भी उनकी ओर तैरना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके भारी उपकरण उसके शरीर को लगातार नीचे खींच रहे थे। उसकी दृष्टि धुंधली होने है लगी और उसकी चेतना लुप्त होने लगी। क्या यह अंत है? जैसे ही वह सब कुछ छोड़ने वाली थी, किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वह विक्रम था। वह पनडुब्बी से कूदकर उसकी ओर तैरकर आया था। उसने उसे केवल एक हाथ से सहारा दिया और बेतहाशा पनडुब्बी की ओर तैरने लगा। उसका चेहरा दर्द से विकृत था, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। होश में रहो प्रिया, उसने उसका नाम पुकारा। न कैप्टन, न कमांडर, बस उसका नाम। उसकी आवाज में जो बेताबी थी, उसने उसकी लुप्त होती चेतना को फिर से जगा दिया। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत बटोरी और उसके कंधे को पकड़ लिया। अंत में वे पनडुब्बी पर पहुंचे। अन्य सैनिकों ने उन्हें ऊपर खींच लिया। पनडुब्बी का इंटीरियर बचे हुए लोगों से भरा था। हर कोई थका हुआ था, लेकिन वे जीवित रहने की राहत में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। प्रिया पनडुब्बी के ठंडे फर्श पर गिर गई, भारी सांस ले रही थी। उसके बगल में विक्रम पड़ा था। वह दर्द के कारण बेहोश हो गया था। उसके लटके हुए हाथ से लाल खून बह रहा था और फर्श को भिगो रहा था। प्रिया लड़खड़ाते हुए उठी, अपनी लड़ाकू वर्दी फाड़ी और खून रोकने के लिए उसके हाथ पर लपेट दी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह समान रूप से सांस ले रहा था। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे को देखने लगी। एक मुलाकात जो प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी से शुरू हुई थी, लेकिन अब वह एक जीवन रक्षक और एक साथी बन गया था, जिसके साथ उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। यह ठंडा था, लेकिन उसे जीवित होने की गर्मी महसूस हुई। पनडुब्बी ने एक बचाव संकेत भेजना शुरू कर दिया और खुले समुद्र में बहने लगी। भोर हो रही थी। कीचड़ जैसा अंधेरा छांट रहा था और खून जैसी लाल सुबह क्षितिज पर उग रही थी। नरक जैसी रात खत्म हो गई थी और एक नई सुबह आ रही थी। वे बच गए थे, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। गलत सूचना के कारण ऑपरेशन विफल हो गया था और उन्होंने कई साथियों को खो दिया था, और उनके सामने इस सब की जिम्मेदारी लेने की कठोर वास्तविकता इंतजार कर रही थी। बचाव हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। प्रिया एक कंबल में लिपटी हुई खिड़की से तेजी से गुजरते समुद्र को खाली नजरों से देख रही थी। नरक जैसी रात के बाद की सुबह अवास्तविक रूप से शांत और शांतिपूर्ण थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर की हवा भारी थी। बचे हुए लोग चुप थे। कुछ दिन पहले तक हंसी मजाक करने वाले साथियों की खाली जगह बहुत बड़ी महसूस हो रही थी। विशेष रूप से पैरा एसएफ कमांडो का बलिदान अमेरिकी सैनिकों के लिए भी एक बड़ा झटका और अपराध बोध लेकर आया था। उनकी राष्ट्रीयता अलग हो सकती थी, लेकिन वे निश्चित रूप से एक टीम थे। विक्रम एक मेडिक से प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद गहरी नींद में था। शायद दर्द निवारक दवाओं के कारण उसके चेहरे से दर्द के निशान गायब हो गए थे। प्रिया चुपचाप उसके सोए हुए चेहरे को देखती रही। वह पूरी रात उसके पास रही थी। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ ठोस टूट गया था और उसकी जगह एक नई भावना ने ले ली थी। यह कमराडरी से गहरा और दया से अधिक गर्म था। जैसे ही हेलीकॉप्टर बेस पर उतरा, उन्हें तुरंत अलग कर दिया गया। चिकित्सा जांच के साथ ऑपरेशन के विवरण को समझने के लिए गहन पूछताछ शुरू हुई। प्रिया एक संयुक्त पूछताछ कक्ष में एक ठंडी कुर्सी पर बैठी अपने सामने बैठे भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का सामना कर रही थी। उनके चेहरे ठंडे थे। ऑपरेशन विफल रहा। कैप्टन प्रिया, आपके निर्णय की त्रुटि के कारण आपने हमारे सैनिकों और नागरिकों दोनों को खतरे में डाल दिया। हम आपको खुद को समझाने का एक मौका देंगे, एक ब्रिगेडियर ने दस्तावेजों को फेंकते हुए कहा। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा था। प्रिया ने अपने होठों को काटा। सारी जिम्मेदारी कमांडर के रूप में उस पर थी। खुफिया जानकारी गलत थी। ऑपरेशन का लक्ष्य रासायनिक हथियार नहीं, बल्कि एक मानव तस्करी सिंडिकेट था। घटनास्थल पर नागरिकों को खोजने के बाद हमें उनकी रक्षा के लिए ऑपरेशन योजना को संशोधित करना पड़ा। खुफिया जानकारी की सटीकता का आकलन करना भी कमांडर की जिम्मेदारी है। आपने एक अविवेकपूर्ण निर्णय के साथ कई सैनिकों को खो दिया। आप हमारे सबसे जेन एजेंटों को खोने की जिम्मेदारी कैसे लेंगी?
ब्रिगेडियर की फटकार एक चाकू की तरह उसके दिल में चुभ गई। कोई बहाना नहीं था। जैसे ही वह अपना सिर झुकाने वाली थी, पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुला और विक्रम अंदर आया। उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह आत्मविश्वास से चल रहा था। जिम्मेदारी मेरी भी है, विक्रम अधिकारियों के सामने रुककर बोला। ऑपरेशन के संयुक्त कमांडर के रूप में क्षेत्र में सभी निर्णय कैप्टन प्रिया और मैंने मिलकर लिए थे। नागरिकों को बचाने का निर्णय भी मेरी सहमति से लिया गया था। अगर आप जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं तो कृपया मुझे भी जिम्मेदार ठहराएं। उसके शब्दों से पूछताछ कक्ष में सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। प्रिया ने उसे आश्चर्य से देखा। वह उस बोझ को साझा करने के लिए आया था जिसे वह अकेले उठाने की कोशिश कर रही थी। मेजर विक्रम, तुम घायल हो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, एक जनरल ने सहानुभूतिपूर्ण भाव से कहा। लेकिन विक्रम ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं और मेरे लोगों की मौत की जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें स्टील जैसी इच्छा शक्ति थी। उसने ऑपरेशन के पाठ्यक्रम और क्षेत्र में अपने निर्णयों के तर्क को तार्किक रूप से समझाना शुरू कर दिया। उसके स्पष्टीकरण में कोई भावनात्मक अपील या बहाना नहीं था, केवल एक सैनिक के रूप में एक ठंडा विश्लेषण और तथ्य थे। उसने दिखाया कि कैसे गलत खुफिया जानकारी ने उन्हें एक जाल में फंसाया और कैसे उस चरम स्थिति में नागरिकों को बचाना सबसे अच्छा विकल्प था। प्रिया उसके शब्दों को सुनते हुए महसूस किया कि उसकी दृष्टि कितनी संकीर्ण थी। उसने केवल अपनी जिम्मेदारी और सम्मान के बारे में सोचा था, लेकिन वह ऑपरेशन के सार और बड़े उद्देश्य को देख रहा था। जब उसकी ब्रीफिंग खत्म हुई तो पूछताछ कक्ष में भारी खामोशी छा गई। अधिकारी एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। पूछताछ वहीं खत्म हो गई। उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय इस ऑपरेशन को एक जाल में फंसाने वाली छायादार ताकतों और गलत सूचना प्रदान करने वाले आंतरिक गद्दार का पता लगाने के लिए एक बड़ी जांच शुरू की गई। प्रिया, विक्रम और बचे हुए ब्रावो टीम के सदस्यों को जांच पूरी होने तक बेस पर इंतजार करने का आदेश दिया गया। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। वह अपनी बैरक से बाहर निकलकर रात के आकाश में तारों को देखने के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चली गई। वहां विक्रम पहले से ही था। वह अपने प्लास्टर वाले हाथ को अजीब तरह से लटकाए हुए खाली मैदान को देख रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने उसके बगल में खड़े होकर पूछा। क्या मतलब? पूछताछ कक्ष में तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम अकेले आसानी से बच सकते थे, विक्रम ने उसे देखे बिना जवाब दिया। हम एक टीम थे और एक कमांडर अपने सैनिकों को नहीं छोड़ता। उसका जवाब ऐसा था जैसे यह सबसे स्वाभाविक बात हो। प्रिया का दिल भारी हो गया। तुमने अपने लोगों को खो दिया मेरी वजह से। उसकी आवाज कांप रही थी। अपराध बोध उसका गला घोंट रहा था। विक्रम धीरे धीरे मुड़ा और उसे देखा। उसकी गहरी आंखें अंधेरे में उसे देख रही थीं। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और उनकी मौत आपकी गलती नहीं है। यह उस अदृश्य दुश्मन के कारण है जिसने हमें फंसाया। खुद को दोष मत दो। हम जो बच गए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए भी लड़ें। उसके शब्द एक गर्मजोशी भरा आराम थे और साथ ही आगे का रास्ता दिखाने वाला एक संकेत भी। प्रिया और कुछ नहीं कह सकी। वह बस उसके बगल में खड़ी होकर चुपचाप रात के आकाश को देखती रही। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए थे। बदला मृत साथियों के लिए और उन्हें धोखा देने वाले दुश्मनों के खिलाफ। बदले की एक ठंडी लौ दोनों के दिलों में चुपचाप जलने लगी। यह उनका नया लक्ष्य बन गया और एक साथ लड़ने का कारण। बेस पर इंतजार का समय लंबा और उबाऊ था। बचे हुए अधिकांश सैनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के लक्षण दिखा रहे थे और मनोवैज्ञानिक उपचार प्राप्त कर रहे थे, और पूरा बेस अगले आदेश की प्रतीक्षा में तूफान से पहले की शांति में डूबा हुआ था। प्रिया और विक्रम हर सुबह एक साथ प्रशिक्षण क्षेत्र में दौड़ते और अपनी मंद इंद्रियों को तेज करने के लिए शूटिंग का अभ्यास करते। उनके लिए प्रशिक्षण केवल शारीरिक कंडीशनिंग नहीं था, यह उनके जटिल दिमाग को खाली करने और केवल सामने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का एकमात्र अनुष्ठान था। जब वे प्रशिक्षण नहीं कर रहे होते तो वे संयुक्त जांच दल के कार्यालय में जाकर मामले में जांच की प्रगति की जांच करते। जांच धीमी थी, दुश्मनों की पहचान अभी भी एक रहस्य थी, और उन्होंने जिस स्टील्थ जहाज का इस्तेमाल किया था उसकी तकनीक किस देश की थी यह भी पता नहीं चल पाया था।
आंतरिक गद्दार के बारे में भी कोई सुराग नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे एक घने कोहरे में भटक रहे हों। हम बस इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद कुछ करना होगा। एक रात शूटिंग अभ्यास से लौटते समय प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में अधीरता थी। ऊपर से अनुमति के बिना यह असंभव है। एक सैनिक को आदेशों का पालन करना होता है। विक्रम ने एक सैद्धांतिक जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों ने बताया कि वह प्रिया जैसा ही सोच रहा था। हम अपने साथियों के बदले को तब तक नहीं टाल सकते जब तक कि आदेश न आ जाए। यह एक सैनिक के रूप में हमारे कर्तव्य से पहले एक इंसान के रूप में हमारा कर्तव्य है। प्रिया ने रुककर विक्रम का सामना किया। तुम्हारे पास जो जानकारी है और मेरे पास जो खुफिया नेटवर्क है, अगर हम उन्हें मिला दें तो हमें निश्चित रूप से कोई सुराग मिल जाएगा। हम शीर्ष अधिकारियों को बताए बिना खुद ही काम करेंगे। क्या कहते हो? यह एक खतरनाक प्रस्ताव था। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें न केवल अपमानजनक रूप से छुट्टी दे दी जाती, बल्कि सैन्य अदालत का भी सामना करना पड़ सकता था। विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका तर्क कह रहा था नहीं, लेकिन उसके मृत सैनिकों के चेहरे उसकी आंखों के सामने कौंध गए। वह उनकी अन्यायपूर्ण मौतों को ऐसे ही दफन नहीं होने दे सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रम के जवाब पर प्रिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उस रात उन्होंने बेस की सुरक्षा प्रणाली को दरकिनार कर दिया और चुपके से खुफिया विश्लेषण कक्ष में घुस गए। प्रिया ने भारतीय सेना के सैन्य खुफिया नेटवर्क तक पहुंच बनाई और विक्रम ने रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के सर्वर से गुप्त रूप से जुड़ा। दोनों ने पिछले ऑपरेशन से संबंधित सभी डेटा को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें, संचार अवरोधन रिकॉर्ड और यहां तक कि ऑपरेशन की विफलता के बाद बरामद दुश्मन के उपकरणों के टुकड़ों का विश्लेषण डेटा भी। रात भर डेटा का विश्लेषण करने के बाद प्रिया ने कुछ अजीब देखा। विक्रम, यह देखो। ऑपरेशन के दिन अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों का उड़ान पथ रिकॉर्ड, लेकिन एक विमान विशेष रूप से अपने निर्धारित मार्ग से थोड़ा विचलित हो गया, जैसे कि यह हमारे ऑपरेशन क्षेत्र की जासूसी कर रहा हो। विक्रम ने उस मॉनिटर को देखा जिसकी ओर वह इशारा कर रही थी। विमान का उड़ान संख्या फैंटम एयर से संबंधित एक कार्गो विमान है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटी छायादार कंपनी के रूप में पंजीकृत है, और इस विमान का अंतिम गंतव्य मुंबई है। मुंबई, यह वह जगह है जहां दुनिया का सारा काला धन इकट्ठा होता है। दोनों के दिमाग में एक परिकल्पना उभरी, एक विशाल आपराधिक संगठन जो इस मानव तस्करी और हथियार तस्करी का नेतृत्व कर रहा है, और यह अनुमान कि इस संगठन का एक आधार मुंबई के ग्लैमरस शहर में हो सकता है, हमें और गहराई से खोदना होगा। विक्रम ने फैंटम एयर के आंतरिक सर्वर में घुसपैठ करने के लिए एक हैकिंग प्रोग्राम का उपयोग करना शुरू करता है दिया। कई फायरवॉल और पासवर्ड को तोड़ने के बाद सर्वर के अंदर वह महत्वपूर्ण सुराग छिपा हुआ था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उस कार्गो विमान पर लदे कार्गो की सूची, उनमें बड़ी मात्रा में सैन्य ग्रेड संचार उपकरण विशेष चिकित्सा उपकरण के नाम से छिपाए गए थे, और प्राप्तकर्ता मुंबई के एक कैसीनो होटल का मालिक राजन भाई नामक एक व्यक्ति था। मिल गया। प्रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। अंत में उन्होंने अदृश्य दुश्मन की पूंछ पकड़ ली थी। राजन भाई, इस बात की उच्च संभावना थी कि वह इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड था। अब हम क्या करें? हमें इस जानकारी की रिपोर्ट शीर्ष अधिकारियों को देनी होगी। प्रिया के शब्दों पर विक्रम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। यह जाने बिना कि आंतरिक गद्दार कौन है, अगर हम लापरवाही से रिपोर्ट करते हैं तो राजन भाई को भनक लग जाएगी और वह अपने निशान मिटा देगा। तब हम कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे। तो तुम्हारी क्या योजना है? हम खुद मुंबई जाएंगे। विक्रम के साहसिक प्रस्ताव पर प्रिया की सांसें थम गईं। अपनी सैन्य पहचान छोड़कर नागरिकों के रूप में भेष बदलकर दुश्मन के दिल में जाना, यह आत्महत्या के करीब था। हम राजन भाई के पास पहुंचेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे कि वह इस घटना के पीछे है, और फिर हम उसे अपने हाथों से न्याय दिलाएंगे। उसकी आंखों में बदले की एक ठंडी लौ जल रही थी। उसका तर्क उसे चेतावनी दे रहा था कि यह खतरनाक है, लेकिन प्रिया का दिल पहले से ही दौड़ रहा था। उसे विक्रम पर भरोसा था और उसके साथ वह किसी भी जोखिम को उठाने को तैयार थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, नरक में भी। उस सुबह
उन्होंने किसी को बताए बिना बेस छोड़ दिया। अपनी पहचान पत्र पीछे छोड़कर केवल पुराने पासपोर्ट और कुछ नकदी लेकर सैनिक विक्रम सिंह राठौर और प्रिया शर्मा मर चुके थे। अब वे दो भूखे भेड़िए थे जो बदला लेने का सपना देख रहे थे, जो ग्लैमरस रोशनी और लालच से भरे शहर मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई की रात दिन से भी ज्यादा चमकीली थी। नियॉन साइन चक्कर की तरह चमक रहे थे और दुनिया भर की भाषाएं शोर की तरह कानों में गूंज रही थीं। कैसीनो की चकाचौंध रोशनी एक ब्लैक होल की तरह थी जो इंसानी लालच को सोख रही थी, पूरे शहर को निगल रही थी। प्रिया और विक्रम ने एक जर्जर गली में एक छोटे से होटल में अपना सामान रखा। अपनी वर्दी के बजाय बेढंगे नागरिक कपड़ों में वे इस शहर की चकाचौंध से अलग थलग अजनबी लग रहे थे। अब से हम एक हथियार डीलिंग कंपनी गोल्डन ड्रैगन के कर्मचारी हैं। मैं माइकल हूं, हथियार सौदों का प्रभारी, और तुम जेन हो, मेरी अंगरक्षक। कैसा लगा? प्रिया ने जाली पहचान पत्र हिलाते हुए कहा। विक्रम ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जो लगातार अपने परिवेश को देख रही थीं, अभी भी तेज थीं। उनका पहला लक्ष्य ग्रैंड कैसल में घुसपैठ करना था, जो राजन भाई का कैसीनो होटल था। यह सिर्फ एक जुआ खेलने की जगह नहीं थी, यह मुंबई के अंडरवर्ल्ड का दिल था और राजन भाई का अभेद्य किला था। सामने के दरवाजे से अंदर जाना असंभव था, उन्हें दूसरा रास्ता खोजना था। कैसीनो में हर रात वीआईपी के लिए एक गुप्त पार्टी होती है। अगर हम किसी तरह अंदर जा सकें तो हमें राजन भाई के पास पहुंचने का मौका मिल जाएगा। प्रिया ने पहले से जुटाई गई जानकारी के आधार पर योजना समझाई। समस्या यह थी कि उस पार्टी में कैसे घुसा जाए। बिना निमंत्रण के उन्हें निश्चित रूप से दरवाजे पर ही रोक दिया जाएगा। एक रास्ता है, विक्रम ने कहा। उसने होटल के कमरे की खिड़की से ग्रैंड कैसल के शानदार बाहरी हिस्से को देखते हुए कहा। हर किले में एक कमजोरी होती है। सबसे शानदार जगहों के पीछे अक्सर सबसे अंधेरी और सबसे कमजोर परछाइयां होती हैं। उसकी योजना साहसिक पर थी। सामने के दरवाजे के बजाय वे होटल के कचरा निपटान क्षेत्र से जुड़े एक भूमिगत मार्ग से घुसपैठ करेंगे। उसने हैकिंग के माध्यम से प्राप्त होटल का ब्लूप्रिंट दिखाया। ब्लूप्रिंट में आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं होने वाले गुप्त मार्ग एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में जुड़े हुए थे। उस रात दोनों ने काले कपड़े पहने और होटल की पिछली गली की ओर बढ़ गए। सड़े हुए खाने की कचरे की तीखी गंध वाले कचरा निपटान क्षेत्र में उन्होंने निगरानी कैमरों से बचते हुए एक वेंटिलेशन ग्रिल खोला और अंदर घुस गए। एक संकरे अंधेरे वेंटिलेशन शाफ्ट में कुछ देर रेंगने के बाद वे अंततः होटल के भूमिगत पार्किंग गैरेज में बाहर आए। पार्किंग गैरेज लग्जरी सेडान से भरा था और सूट पहने हुए गार्ड कड़ी निगरानी रख रहे थे। प्रिया और विक्रम ने वाहनों के बीच छिपते हुए कर्मचारियों के लिए लिफ्ट की ओर सावधानी से बढ़ना शुरू कर दिया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। तभी वे गश्त पर निकले दो गार्डों से आमने सामने आ गए। रुको, कौन हो तुम? गार्ड चिल्लाए, अपनी कमर पर बंधी पिस्तौल की ओर हाथ बढ़ाते हुए। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बंदूकें निकाल पाते, विक्रम पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह हवा की तरह गार्डों के बीच घुस गया, एक के गले में हाथ डालकर उसे दबाया और साथ ही दूसरे के कनपट्टी पर कोहनी से वार किया। एक दबी हुई आह के साथ दोनों गार्ड बिना आवाज किए गिर गए। यह सब पलक झपकते ही हो गया। प्रिया उसकी फुर्तीली और क्रूर हरकतों पर हैरान थी। यह उस रूप से अलग था जो उसने प्रशिक्षण के मैदान में देखा था। यह एक हत्या मशीन का रूप था जिसे वास्तविक युद्ध में निखारा गया था। हमें जल्दी करनी होगी। विक्रम ने गिरे हुए गार्डों को एक अंधेरे कोने में खींचकर छिपा दिया और उनके वॉकी टॉकी और एक्सेस कार्ड ले लिए। उन्होंने स्टाफ लिफ्ट का उपयोग करके पार्टी के आयोजन स्थल सबसे ऊपरी मंजिल के पेंट हाउस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, एक पूरी तरह से अलग दुनिया सामने आई। शानदार झूमरों के नीचे महंगे गाउन और टक्सीडो पहने पुरुष और महिलाएं शैंपेन पीते हुए हंस और बातें कर रहे थे। शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे बज रहा था और हवा में महंगे इत्र और सिगार की गंध मिली हुई थी। यह लालच और पाखंड से भरा उनका अपना स्वर्ग था। प्रिया और विक्रम ने यथासंभव स्वाभाविक रूप से भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश की। प्रिया ने एक वेटर के हाथ से गुजरते हुए शैंपेन का एक गिलास उठाया, जबकि विक्रम एक अंगरक्षक की तरह उसके पीछे खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। उनका लक्ष्य केवल एक व्यक्ति था,
राजन भाई। कुछ ही देर बाद पार्टी का सारा शोर थम गया और लोगों की निगाहें एक जगह पर टिक गईं। पेंट हाउस की केंद्रीय सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। तेज आंखें, तेल लगे बाल और होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान। वह राजन भाई था। देवियों और सज्जनों, आज रात मेरी पार्टी में आपका स्वागत है। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक करिश्मा था जो लोगों को प्रभावित करता था। उसने पार्टी में जमा हुए लोगों को कुछ शब्द कहे, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर भीड़ में घूमने लगा। अब प्रिया ने विक्रम को इशारा किया। वह शैंपेन का गिलास लिए हुए राजन भाई की ओर लड़खड़ाते हुए चली, जैसे कि उसका पैर फिसल गया हो। ओह, मुझे माफ करना। उसने जानबूझकर अपने हाथ में शैंपेन उसके सफेद सूट जैकेट पर गिरा दिया। आसपास के गार्डों ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजन भाई ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। कोई बात नहीं मिस, कपड़े फिर से खरीदे जा सकते हैं। राजन 5, लेकिन आपकी सुंदरता पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। उसने एक चिकनी मुस्कान के साथ एक रूमाल निकालकर प्रिया के हाथ को पोंछने का नाटक किया। उसी क्षण प्रिया ने अपना हाथ उसकी जैकेट की भीतरी जेब में डाला और चुपके से एक छोटा सुनने वाला उपकरण लगा हुआ एक फाउंटेन पेन रख दिया। सब कुछ योजना के अनुसार था। मुझे बहुत खेद है, मैं आज बहुत घबराई हुई थी। घबराने की कोई बात नहीं है, इस पार्टी का आनंद लें। राजन भाई ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया और दूसरे मेहमान की ओर बढ़ गया। प्रिया ऐसे वापस आई जैसे कुछ भी न हुआ हो। जहां विक्रम था, सफल रहा, उसने धीरे से फुसफुसाया। अब वे सुनने वाले उपकरण के माध्यम से राजन भाई की बातचीत सुन सकते थे। यह केवल समय की बात थी कि वे सबूत पकड़ लें कि वह इस घटना के पीछे था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। पार्टी के प्रवेश द्वार पर हंगामा शुरू हो गया। जिन गार्डों को उन्होंने नीचे गिराया था, वे मिल गए थे। घुसपैठिए, सभी निकासों को बंद कर दो, राजन भाई के आदमी चिल्लाए। पार्टी तुरंत एक अराजकता में बदल गई। गार्डों ने अपनी बंदूकें निकाल लीं और लोगों को धक्का देते हुए उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। हम पकड़े गए, धत्तेरे की। प्रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। वे दुश्मन के इलाके के बीच में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। ग्लैमरस पार्टी अब एक खूनी युद्ध के मैदान में बदल रही थी। इस तरफ विक्रम ने प्रिया की कलाई पकड़ी और उसे पार्टी के टेरेस की ओर खींच लिया। गोलियों और चीखों की अराजकता के बीच उन्होंने गोलियों से बचने के लिए मेजों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। टेरेस की ओर जाने वाला कांच का दरवाजा गोलियों से टूट गया। ठंडी रात की हवा कांच के टुकड़ों के साथ उन पर बरसी। टेरेस के बाहर कई मंजिलों नीचे एक अथाह शून्य था। मुंबई का शानदार रात का दृश्य उनके पैरों के नीचे फैला हुआ था, लेकिन अब यह उनके लिए मौत की चट्टान जैसा था। कोई भागने का रास्ता नहीं था। अब हम क्या करें? प्रिया चिल्लाई। राजन भाई के गार्ड टेरेस के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे, घेरा कस रहे थे। जवाब देने के बजाय विक्रम ने टेरेस की रेलिंग को पार करके बगल की इमारत की छत तक जाने वाले गैस पाइप की ओर इशारा किया। दोनों इमारतों के बीच की दूरी कम से कम 5 मीटर लग रही थी। उसके नीचे एक अथाह शून्य था। तुम पागल हो? तुम उसे पार करने जा रहे हो? मरने से बेहतर है। विक्रम हिचकिचाया नहीं। वह रेलिंग पर चढ़ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के पाइप की ओर छलांग लगा दी। उस एक पल के लिए जब उसका शरीर हवा में था, प्रिया ने अपनी सांसें रोक लीं। उसने एक कलाबाज की तरह पाइप पर सटीक रूप से लैंड किया। फिर वह मुड़ा और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। जल्दी! गार्डों की बंदूकें उन पर आग उगलने लगीं। गोलियां विक्रम के पास से शुइक शुइक की आवाज के साथ गुजरी। प्रिया ने दांत भींच लिए और रेलिंग पर चढ़ गई और विक्रम पर भरोसा करते हुए उसने अंधेरे में छलांग लगा दी। विक्रम ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे पाइप पर खींच लिया। उसी क्षण जिस टेरेस पर वे खड़े थे, उसकी रेलिंग गोलियों से चकनाचूर हो गई। चलो! वे खतरनाक रूप से पाइप पर रेंगते हुए बगल की इमारत की छत पर चले गए। छत एक वीरान जगह थी जिसमें केवल पुराने वेंटिलेशन पंखे और पानी की टंकियां थीं। उन्होंने एक पल के लिए अपनी सांसें पकड़ी और उस होटल को देखा जहां वे अभी अभी थे। पेंट हाउस अभी भी अराजकता में था और सर्चलाइटें उन्हें ढूंढने के लिए बेतरतीब ढंग से घूम रही थीं। मुझे लगता है कि हम यहां फिलहाल सुरक्षित हैं, प्रिया ने भारी सांस लेते हुए कहा। तभी उसकी जेब में रखे छोटे रिसीवर से एक कर्कश आवाज आने लगी। राजन भाई की जैकेट में लगाया गया सुनने वाला उपकरण काम करने लगा था। धत्तेरे की!
वे कमीने भाग गए। चूहों की तरह राजन भाई की उत्तेजित आवाज सुनाई दी। बॉस, अब क्या करें? वे होटल से बाहर नहीं निकल सकते। पूरे शहर में खोजो और उन्हें ढूंढो और माल को कल रात योजना के अनुसार बंदरगाह के परित्यक्त कारखाने में ले जाओ। सौदे में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जी बॉस। संचार कट गया। प्रिया और विक्रम ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। माल और कल रात बंदरगाह का परित्यक्त कारखाना, विक्रम ने धीरे से दोहराया। यह वह महत्वपूर्ण सुराग था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। माल शायद मानव तस्करी के शिकार लोग थे जिनका वे पीछा कर रहे थे, या शायद कोई और तस्करी का सामान। कल रात हम उस कारखाने पर छापा मारेंगे, प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा। सिर्फ हम दोनों के लिए यह बहुत ज्यादा होगा। वे भारी हथियारों से लैस होंगे। तो हम क्या करें? हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। विक्रम एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में एक ऑपरेशनल योजना तेजी से बन रही थी। अगर हमारे पास सैनिक नहीं है तो हम उन्हें बनाएंगे। उसकी आंखें चमक उठीं। मुंबई में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो राजन भाई से बदला लेना चाहते हैं। प्रतिद्वंद्वी गिरोह, वे लोग जिनके व्यवसाय उसने बर्बाद कर दिए। हम उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वे हम पर कैसे भरोसा करेंगे और हमारी मदद करेंगे? हमें उन्हें भरोसा दिलाना होगा। हम एक साझा दुश्मन पेश करेंगे और उन्हें एक ऐसा चारा देंगे जो उनके लिए फायदेमंद हो। विक्रम की योजना खतरनाक थी, लेकिन यह एकमात्र तरीका भी था। उन्होंने पूरी रात मुंबई की गलियों में घूमकर जानकारी इकट्ठा की। जिस गिरोह को राजन भाई से सबसे ज्यादा दुश्मनी थी, वह लाल बिच्छू नामक एक उभरता हुआ गिरोह था। वे राजन भाई के प्रभाव के कारण धीरे धीरे अपनी जमीन खो रहे थे। अगले दिन प्रिया और विक्रम लाल बिच्छू के ठिकाने पर गए। जब उन्होंने एक पुराने ड्रग क्लब का दरवाजा खोला तो विशाल टैटू वाले लोगों ने उन्हें संदेह की नजरों से देखा। हम बॉस से मिलने आए हैं, विक्रम ने संक्षेप में हिंदी में कहा। कुछ ही देर बाद उन्हें क्लब के सबसे भीतरी कमरे में ले जाया गया। कमरे के अंदर रेशमी कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी चाय का कप लिए उनका इंतजार कर रहा था। वह लाल बिच्छू का बॉस लाव था। तो तुम अजनबी हो जो मुझसे मिलना चाहते हो? इतनी हिम्मत? लाव ने उन्हें तेज नजरों से देखा। हम तुम्हें एक उपहार देने आए हैं, विक्रम ने शांति से कहा। उसने लाव की मेज पर एक नक्शा फैला दिया। नक्शे में बंदरगाह के कारखाने का स्थान, राजन भाई के गार्डों की तैनाती और अनुमानित आवाजाही के रास्ते का विस्तृत विवरण था। आज रात राजन भाई यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सौदा करने जा रहा है। यह वह जगह है जहां उसका सारा पैसा और माल इकट्ठा होगा। जब हम उसका ध्यान भटकाएंगे तो तुम उसके खजाने को क्यों नहीं लूट लेते? राजन भाई का पतन तुम्हारे लिए भी बुरा सौदा नहीं होगा। लाव ने नक्शे को संदेह की नजरों से देखा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम राजन भाई के भेजे हुए जासूस हो सकते हो। हमने राजन भाई के हाथों अपने साथियों को खो दिया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य उसका जीवन है। हमें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। विक्रम की आंखों से निकलने वाली हथियारी चमक झूठ नहीं थी। लाव एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गलियों में सालों बिताए थे। वह किसी की आंखों में देखकर सच पढ़ सकता था। उसने अपना चाय का कप नीचे रखा और बोला, दिलचस्प, ठीक है, सौदा पक्का, लेकिन एक शर्त है। राजन भाई का सिर मेरे हाथों से ही गिरना चाहिए। हो जाएगा, विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। इस तरह अलग अलग राष्ट्रीयताओं और पहचान वाले लोगों का एक खतरनाक गठबंधन बन गया। बदला लेने के एक ही लक्ष्य के तहत पूर्व विशेष बल के सैनिक और एक गिरोह ने हाथ मिला लिया था। उस रात मुंबई का बंदरगाह एक खूनी युद्ध का पूर्वाभास दे रहा था। रात होते ही मुंबई का बंदरगाह घने समुद्री कोहरे में डूब गया। परित्यक्त कारखाना क्षेत्र एक भयावह खामोशी में डूबा हुआ था और कभी कभी आने वाली जहाजों की सीटी की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। प्रिया और विक्रम एक क्रेन के ऊपर लेटे हुए थे जो कारखाने के ऊपर से दिखता था। अपनी सांसें रोके हुए नीचे देख रहे थे। नाइट विजन गॉगल्स के माध्यम से वे राजन भाई के आदमियों को कारखाने के चारों ओर कड़ी निगरानी रखते हुए देख सकते थे। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं और कुछ ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थीं। अपेक्षा से अधिक सैनिक हैं। लाव के आदमी अकेले पर्याप्त नहीं हो सकते, प्रिया ने चिंतित आवाज में फुसफुसाया। इसलिए हमें पहले रास्ता बनाना होगा, विक्रम ने अपनी राइफल में साइलेंसर लगाते हुए कहा। उसकी योजना यह थी कि वे दोनों पहले कारखाने में घुसपैठ करेंगे, आप निगरानी प्रणाली को निष्क्रिय करेंगे और प्रमुख गार्ड पोस्ट को खत्म करेंगे।
जब वे अराजकता पैदा करेंगे तो लाओ के लोग बाहर से एक पूर्ण हमले का शुभारंभ करेंगे। हम इसे संकेत के रूप में इस्तेमाल करेंगे। प्रिया ने एक छोटा फ्लेयर गन निकाला। जब वह आकाश में फ्लेयर गन चलाएगी तो यह हमले की शुरुआत का संकेत होगा। मरना मत, जेन, विक्रम ने पहली बार उसके नकली नाम का उपयोग करते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की भावना थी। तुम अपना ख्याल रखना, माइकल, प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक छोटे से मजाक में दोनों ने एक दूसरे की सुरक्षा के लिए अपनी इच्छा साझा की। वे क्रेन से जुड़े एक तार से नीचे फिसलकर चुपचाप कारखाने की छत पर उतर गए। पुरानी स्टील की छत हर कदम पर खतरनाक रूप से चरमरा रही थी, लेकिन समुद्री हवा की आवाज ने शोर को चतुराई से छिपा दिया। उन्होंने छत पर एक वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से कारखाने में प्रवेश किया। कारखाने के अंदर विशाल मशीनें रुकी हुई थीं और धूल से ढकी हुई थीं, और केवल मंद आपातकालीन रोशनी ही इंटीरियर को रोशन कर रही थी। केंद्र में फिर से कई कंटेनर ढेर थे। यह उस रात के दुःस्वप्न को फिर से जीने जैसा था। विक्रम ने हाथ से संकेत दिया और कंटेनरों के बीच छिपते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने जल्द ही कारखाने के एक तरफ एक अस्थायी नियंत्रण कक्ष की खोज की। नियंत्रण कक्ष के अंदर 2 गार्ड निगरानी कैमरा मॉनिटर देख रहे थे। प्रिया और विक्रम ने नजरों का आदान प्रदान किया। वे एक साथ और चुपचाप नियंत्रण कक्ष के दोनों दरवाजों से अंदर घुसे, इससे पहले कि गार्डों को किसी की मौजूदगी का एहसास होता और वे मुड़ते। वे पीछे से आए एक चाकू और एक गला घोंटने वाले तार से मारे गए। विक्रम ने जल्दी से निगरानी प्रणाली की बिजली काट दी और बाहरी दुनिया से जुड़े संचार लाइनों को काट दिया। अब कारखाना बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग एक द्वीप था। चरण 1 पूरा। अब क्या हम शुरू करें? प्रिया ने नियंत्रण कक्ष की खिड़की से कारखाने के केंद्र में जमा हुए दुश्मनों को देखते हुए कहा। वहां राजन भाई जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति अपने आदमियों को कुछ निर्देश दे रहा था, और उसके बगल में एक लोहे के पिंजरे में बंद डरे हुए लोग कांप रहे थे। वे मानव तस्करी के अन्य शिकार थे जिन्हें वे उस रात जहाज से नहीं बचा पाए थे। हमें उन्हें बचाना होगा। प्रिया की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। विक्रम ने सिर हिलाया। जब मैं राजन भाई का ध्यान भटकाऊंगा तो आप पीड़ितों को सुरक्षित करें। तुम अकेले उन सब का सामना करोगे? यह मूर्खता है। मैं अकेला नहीं हूं। विक्रम मुस्कुराया और नियंत्रण कक्ष के कोने में एक फायर हाइड्रेंट की ओर इशारा किया। उसने फायर हाइड्रेंट के वाल्व को अधिकतम पर खोल दिया। फिर कारखाने में स्थापित स्प्रिंकलर से एक चेतावनी अलार्म के साथ पानी की बौछार होने लगी। क्या हो रहा है? अचानक स्थिति से दुश्मन भ्रमित हो गए। तेज चेतावनी अलार्म और बरसते पानी के कारण उनकी दृष्टि और श्रवण बाधित हो गए थे। उसी क्षण विक्रम अंधेरे से बाहर निकला और दुश्मनों के बीच कूद गया। उसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं। उसने बरसते पानी को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। दुश्मनों के बीच नाचते हुए उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। हर बार जब उसकी साइलेंसर लगी पिस्तौल से आग निकलती तो दुश्मन बिना चीख के गिर जाते। अराजकता में दुश्मनों को यह भी पता नहीं चला कि उनके साथियों को कौन मार रहा है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रिया पिंजरे की ओर दौड़ी। उसने ताले पर गोली चलाई और डरे हुए लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगी। इस तरफ, जल्दी। लेकिन तभी राजन भाई ने स्थिति को भांप लिया और अपनी बंदूक उस पर तान दी। वहीं रुक जाओ, चूहिया। प्रिया सहज रूप से एक कंटेनर के पीछे छिपने के लिए कूद गई। एक गोली उस जगह से गुजरी जहां वह थी। जबकि विक्रम राजन भाई से निपट रहा था, अन्य गुंडों ने फिर से संगठित होकर प्रिया पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वह दर्जनों दुश्मनों का अकेले सामना करने की एक खतरनाक स्थिति में थी। क्या यह अंत है? जैसे ही उसने अपनी आखिरी मैगजीन बदलते हुए निराशावादी रूप से सोचा, कारखाने का विशाल लोहे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया और कई वाहन बाहर से अंदर आ गए। वे लाल बिच्छू के लोग थे। गोली मारो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। लाव के चिल्लाने के साथ ही दर्जनों गिरोह के सदस्य वाहनों से बाहर निकले और मशीन गनों से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कारखाना तुरंत एक विशाल युद्ध के मैदान में बदल गया, जहां 3 गुट आपस में भिड़ गए। राजन भाई के आदमियों और लाल बिच्छू के लोगों के एक दूसरे पर गोलियां चलाने की अराजकता के बीच प्रिया ने राजन भाई का पीछा किया ताकि वह उसे खो न दे। राजन भाई एक ब्रीफकेस जैसा कुछ लेकर कारखाने के पीछे एक छोटे से दरवाजे से भाग रहा था। प्रिया ने उसका पीछा किया। एक संकरे गलियारे से गुजरने के बाद
वे एक छोटे से घाट पर पहुंचे। वहां एक स्पीड बोट इंजन चालू किए हुए इंतजार कर रही थी। वहीं रुक जाओ, प्रिया चिल्लाई, उसके पैर पर गोली चलाते हुए। आह! एक चीख के साथ राजन भाई गिर गया। ब्रीफकेस जो उसने गिराया था उससे नोटों के बंडल गिर गए। प्रिया उसके पास गई और अपनी बंदूक उस पर तान दी। तुमने मेरे साथियों को मार डाला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। राजन भाई ने दयनीय रूप से अपनी जान की भीख मांगी। प्रिया ने उसे घृणा से देखा, अपनी उंगली ट्रिगर पर रखते हुए। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, बस करो, मैंने कहा था कि वह मेरा है। वह लाउ था। वह किसी तरह अपने आदमियों के साथ उसके पीछे आ गया था। उसके आदमियों की बंदूकें प्रिया पर तनी हुई थीं। एक वादा है, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक बात पूछनी है। प्रिया ने अपनी बंदूक नीचे किए बिना गिरे हुए राजन भाई से पूछा, तुम्हें जानकारी किसने दी? हमारे ऑपरेशन की योजना तुम्हें बताने वाला आंतरिक गद्दार कौन है? राजन भाई दर्द के बावजूद धूर्तता से मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? जवाब दो। जनरल बख्शी। उसके मुंह से निकला नाम चौंकाने वाला था। जनरल बख्शी, वह वरिष्ठ अधिकारी जो संयुक्त प्रशिक्षण का प्रभारी था, जिसे प्रिया एक पिता की तरह मानती और भरोसा करती थी। उसने सब कुछ धोखा दिया था और दुश्मन के साथ मिला हुआ था। प्रिया को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने जोर से मारा हो। तभी लाउ ने उसे कंधे से धक्का दिया और आगे बढ़ गया। अब मेरी बारी है। लाउ राजन भाई के पास गया, अपनी बंदूक उसके सिर पर रखी और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। बैंग! एक गोली की आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया। बदला पूरा हो गया था, लेकिन प्रिया का मन खालीपन से भरा था, क्योंकि असली दुश्मन कोई और था। तभी कारखाने की ओर से विक्रम दौड़ता हुआ आया। उसने प्रिया के कठोर चेहरे को देखकर पूरी स्थिति का अनुमान लगा लिया। चलिए, हमारा काम यहां खत्म हो गया है। उन्होंने लाउ और उसके लोगों को पीछे छोड़कर चुपचाप घाट से निकल गए। मुंबई की रात अभी भी ग्लैमरस थी, लेकिन उनके दिलों में एक बड़े बदले के लिए एक ठंडी लौ जल रही थी। अब उनकी तलवारों का सिरा उस देश की ओर होना था जिसने उन्हें धोखा दिया था। भारत वापस आने वाली उड़ान में प्रिया खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। जनरल बख्शी, जिस व्यक्ति को वह अपना गुरु और पिता समान मानती थी, उसके विश्वासघात ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक सैनिक के रूप में उसका विश्वास, अपने देश के प्रति उसकी वफादारी, सब कुछ संदिग्ध लगने लगा था। उसके बगल में बैठा विक्रम चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुए था। वह भी निश्चित रूप से जटिल भावनाओं से गुजर रहा होगा। उन्होंने एक विशाल दुश्मन को हराया था, लेकिन साथ ही एक बड़े दुश्मन के अस्तित्व के बारे में भी जान लिया था। और वह दुश्मन बाहर नहीं था, बल्कि उस संगठन के सबसे गहरे हिस्से में था जिसमें वे सेवा करते थे। अब तुम्हारी क्या योजना है? प्रिया ने पहले चुप्पी तोड़ी। हमें सच्चाई को उजागर करना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि जनरल बख्शी ने हमें क्यों धोखा दिया और क्या उसके पीछे कोई और है। लेकिन कैसे? वह रक्षा मंत्रालय में एक शीर्ष रैंकिंग वाला जनरल है। कोई भी हम जैसे भगोड़ों पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि हम एक जाल में फंस जाएंगे। इसलिए हमें सबूत चाहिए। राजन भाई के मरने से पहले के शब्द पर्याप्त नहीं है। हमें ठोस सबूत खोजने होंगे कि वह एक आपराधिक संगठन के साथ मिला हुआ था। उसकी सारी जानकारी रक्षा मंत्रालय के शीर्ष स्तरीय सुरक्षा सर्वर में संग्रहित होगी। उस तक पहुंचना ही असंभव है। प्रिया ने अपना सिर हिलाया, लेकिन विक्रम की सोच अलग थी। सभी सुरक्षा प्रणालियों में कमजोरियां होती हैं, और जो व्यक्ति उनकी और की अलग हिल जाने के हजार अलग करती है, कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह जानता है, वह व्यक्ति है जिसने उस प्रणाली को बनाया है। उसके शब्दों पर प्रिया की आंखें चमक उठीं। उसे अंदाजा हो गया था कि विक्रम किस व्यक्ति की बात कर रहा है। शून्य, एक महान हैकर जिसने रक्षा मंत्रालय की अभेद्य सुरक्षा प्रणाली को डिजाइन किया था। कुछ साल पहले उसने मंत्रालय में भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की थी और उसे बाहर निकाल दिया गया था, और अब माना जाता था कि वह कहीं छिपा हुआ है। तुम कह रहे हो कि हम शून्य को ढूंढें और उसे मनाएं। क्या वह हमारी मदद करेगा? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वह हमारी एकमात्र आशा है। भारत पहुंचते ही वे सीबीआई और रॉ के पीछा करने से बचकर छिप गए, और एक लंबी खोज के बाद उन्हें जानकारी मिली कि शून्य बेंगलोर के एक पुराने अपार्टमेंट में छिपा हुआ है। वे रात के अंधेरे में उसके अपार्टमेंट में गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया
तो एक बहुत ही सतर्क आवाज आई। कौन है? हमें आपकी मदद की जरूरत है। यह जनरल बख्शी के बारे में है। विक्रम ने दरवाजे की दरार से धीमी आवाज में कहा। जनरल बख्शी के नाम पर दरवाजे के अंदर हलचल हुई। एक पल बाद कसकर बंद दरवाजा सावधानी से खुला। दरवाजा खोलने वाला एक हुडी पहने हुए एक रुग्ण रूप से पतला युवक था। उसकी आंखें अविश्वास और चिंता से भरी थीं। वह शून्य था। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? हमें भी उसने धोखा दिया है। हमने अपने साथियों को खो दिया है और अब हम अपने ही देश द्वारा शिकार किए जा रहे हैं। प्रिया ने अपना सेना का पहचान पत्र दिखाते हुए कहा। शून्य ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर अनिच्छा से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। उसका घर सभी प्रकार के कंप्यूटर उपकरणों और तारों से भरा हुआ था, जो एक विशाल मकड़ी के जाले जैसा लग रहा था। विक्रम और प्रिया ने उसे पूरी कहानी समझाई। ऑपरेशन की विफलता, राजन भाई की मौत और जनरल बख्शी का विश्वासघात। कहानी सुनते हुए शून्य का चेहरा अंधेरा हो गया। बख्शी, वह कमीना शुरू से ही सड़ा हुआ था। मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने गलती से उसके गुप्त फंड के रिकॉर्ड खोज लिए थे, लेकिन इससे पहले कि मैं सबूत दुनिया के सामने ला पाता, उसने मुझ पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया। शून्य ने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह सबूत है? विक्रम के सवाल पर शून्य ने अपना सिर हिलाया। नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन अगर मैं उसके सर्वर तक पहुंच सकूं तो मैं उसे फिर से ढूंढ सकता हूं। उसकी आदत है कि वह अपने सभी लेन देन के रिकॉर्ड को एक एन्क्रिप्टेड फाइल के रूप में अपने व्यक्तिगत सर्वर पर रखता है। क्या तुम उस सर्वर में घुसपैठ कर सकते हो? असंभव। उसका सर्वर मेरे द्वारा डिजाइन की गई रक्षा मंत्रालय प्रणाली से भी अधिक शक्तिशाली ट्रिपल लेयर फायरवॉल द्वारा सुरक्षित है। भौतिक पहुंच के बिना इसे तोड़ना असंभव है। भौतिक पहुंच से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें रक्षा मंत्रालय भवन के बेसमेंट की 5वीं मंजिल पर मुख्य सर्वर रूम में शारीरिक रूप से जाना होगा और इस यूएसबी को उसके व्यक्तिगत सर्वर में प्लग करना होगा। यह एक बैकडोर प्रोग्राम स्थापित करेगा जो फायरवॉल को बाईपास करेगा। शून्य ने एक छोटी यूएसबी ड्राइव निकाली। रक्षा मंत्रालय का दिल, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक में घुसपैठ करना, यह एक आत्मघाती मिशन था। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन विक्रम की आंखें अविचलित थीं। हम यह करेंगे। विक्रम के दृढ़ जवाब पर प्रिया ने भी अपना मन बना लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने मृत साथियों के सम्मान को बहाल करने और अपने देश के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सबसे खतरनाक दिल में कूदने का फैसला किया था। ठीक है, लेकिन सफलता की संभावना 1% से भी कम है, शून्य ने निराशावादी रूप से कहा, और उन्हें रक्षा मंत्रालय भवन के आंतरिक ब्लूप्रिंट और सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को समझाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने समझाया, मिशन की कठिनाई कल्पना से परे थी। सैकड़ों निगरानी कैमरे, मोशन सेंसर, आवाज पहचान प्रणाली और 24 घंटे गश्त करने वाले सशस्त्र गार्ड, यह इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे उत्तम किला था। अगर सफलता की संभावना 1% है तो यह हमारे लिए पर्याप्त है, विक्रम ने नक्शे को देखते हुए शांति से कहा। उसके दिमाग में दर्जनों घुसपैठ के रास्ते और अप्रत्याशित स्थितियों के लिए आकस्मिक योजनाएं पहले से ही चल रही थीं। उसे देखते हुए प्रिया ने सोचा, इस आदमी के साथ भले ही संभावना 0% हो, ऐसा लगता था कि वे एक चमत्कार कर सकते हैं। उनका अंतिम युद्ध इस तरह शुरू हो रहा था। डी-डे की रात असामान्य रूप से अंधेरी थी। प्रिया और विक्रम रक्षा मंत्रालय भवन से कुछ ब्लॉक दूर एक सीवर मैनहोल के नीचे अपने उपकरणों की अंतिम जांच कर रहे थे। शून्य दूर एक वैन से उनके संचार का समर्थन करने और भवन की सुरक्षा प्रणालियों में हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार था। तैयार हो? प्रिया ने अपने काले विशेष सूट की जिप बंद करते हुए पूछा। विक्रम ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके चेहरे पर तनाव के बजाय एक सर्जन की तरह एक ठंडी एकाग्रता थी जो ऑपरेशन करने वाला हो। ऑपरेशन 1 मिनट में शुरू। मैं 30 सेकंड के लिए वेंटिलेशन सिस्टम के निगरानी कैमरों को अक्षम कर दूंगा। उस समय में बेसमेंट की पहली मंजिल पर वेंटिलेशन शाफ्ट में प्रवेश करो। शून्य की आवाज उनके ईयरपीस से आई। समझ गया। उलटी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मृत साथियों के चेहरे उसकी आंखों के सामने कौंध गए। यह लड़ाई उनके लिए थी। अब शून्य के संकेत के साथ दोनों सीवर के माध्यम से रेंगते हुए भवन के बेसमेंट में
एक विशाल वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर बढ़े। उन्होंने एक लेजर कटर से वेंटिलेशन ग्रिल को चुपचाप काट दिया और अंदर घुस गए, जहां एक विशाल पंखे की गर्जना ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शोर का उपयोग करके छिपते हुए मकड़ी के जाले जैसे वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से बेसमेंट की 5वीं मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मार्ग संकरे और अंधेरे थे। उन्हें एक ऐसे स्थान पर पेट के बल रेंगना पड़ा जो एक व्यक्ति के लिए मुश्किल से काफी चौड़ा था। जगह जगह स्थापित मोशन सेंसर और इंफ्रारेड डिटेक्टरों से बचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी एकाग्रता लगा दी। शून्य के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने निगरानी प्रणाली के क्षणिक रूप से बंद होने का लाभ उठाते हुए खतरनाक क्षेत्रों को पार किया। यह एक ऐसे पतले बर्फ पर चलने जैसा था जहां एक भी गलती की अनुमति नहीं थी। कितना समय बीत गया होगा। अंत में वे अपने लक्ष्य पर पहुंचे। सर्वर रूम के ठीक ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट, नीचे सर्वर रूम है। समस्या यह है कि पूरा फर्श वजन सेंसर से ढका हुआ है। अगर एक पंख भी गिरता है तो अलार्म बज जाएगा। शून्य की आवाज में निराशा थी। प्रिया ने वेंटिलेशन शाफ्ट के अंतराल से नीचे देखा। अनगिनत सर्वर एक नीली रोशनी के साथ गुनगुना रहे थे और फर्श विशेष पैनलों से ढका हुआ था जिसमें कोई दरार नहीं थी, पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। एक रास्ता है, विक्रम ने धीरे से कहा। उसने अपनी कमर पर बंधी एक तार को खोला और उसे वेंटिलेशन शाफ्ट के स्टील फ्रेम से मजबूती से बांध दिया। मैं पहले नीचे जाकर छत पर एक और तार लगाऊंगा। हम हवा में चलकर सेंसर से बच सकते हैं। यह पागलपन है। नीचे उच्च वोल्टेज करंट है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करो। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा और तार से लटककर चुपचाप सर्वर रूम में उतर गया। वह एक मकड़ी की तरह सर्वरों के बीच संकरी जगह में कलाबाजी करते हुए छत पर पाइपों पर अतिरिक्त तार लगा रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना था, लेकिन उसके हाथों में कोई कंपन नहीं था। अंत में सर्वर रूम के पार एक तार स्थापित हो गया। विक्रम ने दूसरी तरफ से प्रिया को संकेत दिया। प्रिया ने भी एक सूखी सांस ली, तार पर भरोसा किया और हवा में छलांग लगा दी। उसका शरीर सर्वरों के ऊपर से खतरनाक रूप से गुजरा। उसका दिल फटने वाला था, लेकिन उसने विक्रम पर भरोसा किया और आगे बढ़ी। अंत में वे जनरल बख्शी के व्यक्तिगत सर्वर के सामने पहुंचे। अब बस यूएसबी प्लग करना है। जैसे ही प्रिया ने यूएसबी निकालकर सर्वर के पोर्ट में प्लग करने की कोशिश की, वीईई पूरे सर्वर रूम में एक तेज अलार्म बज उठा। उसी समय कसकर बंद लोहे का दरवाजा खुला और सशस्त्र गार्ड अंदर घुस आए। यह एक जाल है। शून्य की हताश आवाज आई। बख्शी को पता चल गया। यह शुरू से ही एक जाल था। चारों तरफ से बंदूकें उन पर तनी हुई थीं और गार्डों के बीच से जनरल बख्शी सामने आया। उसके होठों पर एक विजेता की नीच मुस्कान थी। यहां तक आने के लिए धन्यवाद प्रिया। मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। सर, क्यों? प्रिया ने विश्वासघात से कांपती आवाज में पूछा। क्यों? पैसे और सत्ता के लिए। तुम अभी भी बहुत भोली हो। यह दुनिया न्याय जैसे रोमांटिक शब्दों पर नहीं चलती। केवल वही जिसके पास अधिक शक्ति है सब कुछ लेता है। उसने गार्डों को गोली चलाने का आदेश देने के लिए इशारा किया। कोई भागने का रास्ता नहीं था। जिस क्षण लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, विक्रम ने प्रिया के हाथ से यूएसबी छीन ली और उसे सर्वर में प्लग कर दिया। तुम कमीने! बख्शी चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही यूएसबी प्लग किया गया, सर्वर रूम के सभी मॉनिटर काले हो गए। फिर लाल अक्षरों में एक संदेश दिखाई दिया। बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉलेशन पूरा। अब सारा सबूत शून्य के हाथों में था। तुम भी खत्म हो, विक्रम ने ठंड से कहा। गुस्से में बख्शी ने खुद अपनी बंदूक निकाली और उस पर तान दी। मैं तुम्हें पहले मारूंगा। बैंग! एक गोली चली, लेकिन गिरने वाला विक्रम नहीं था। यह प्रिया थी जो विक्रम के सामने खड़ी हो गई थी। उसके कंधे से लाल खून बह निकला। प्रिया! विक्रम चिल्लाया, गिरती हुई उसे सहारा देते हुए। उसी क्षण सर्वर रूम की सभी बत्तियां बुझ गईं और आपातकालीन स्प्रिंकलर फट गए, जिससे पानी की बौछार होने लगी। यह शून्य का अंतिम हस्तक्षेप था। सिस्टम को बाधित करते हुए अंधेरे और अराजकता में विक्रम ने घायल प्रिया को सहारा दिया और चिल्लाया, शून्य, हमें एक निकास बताओ। सर्वर रूम के पीछे एक आपातकालीन बिजली आपूर्ति शाफ्ट है। उस रास्ते से बाहर निकलो। विक्रम गोलियों की बौछार वाले अंधेरे में भागा, केवल शून्य की आवाज पर भरोसा करते हुए। उसके पीछे जनरल बख्शी के शाप गूंज रहे थे। उन्हें जीवित रहना था और उन्हें इस सब के बारे में दुनिया को बताना था। अंतिम लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आपातकालीन बिजली आपूर्ति
शाफ्ट संकरा और नम था। विक्रम बेहोश होती प्रिया को अपनी पीठ पर लादे हुए एक अंतहीन अंधेरे में भागा। उसका खून उसकी पीठ को गर्म कर रहा था। पीछे से गार्डों के जूतों की आवाज और चीखें करीब आ रही थीं। बस थोड़ा और, हम लगभग वहां हैं। ईयरपीस से आती शून्य की आवाज ही एकमात्र आशा थी। अंत में, शाफ्ट के अंत में एक मंद रोशनी दिखाई दी। यह एक वेंटिलेशन ग्रिल था जो जमीन की ओर जाता था। विक्रम ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और लोहे की सीढ़ी पर चढ़ गया। बाहर निकलते ही ठंडी सुबह की हवा उसके फेफड़ों में गहराई तक समा गई। वे रक्षा मंत्रालय भवन के पीछे एक सुनसान पार्क में बाहर आए थे। इस तरफ शून्य द्वारा चलाई जा रही एक वैन तेजी से उनके सामने रुकी। विक्रम ने सावधानी से प्रिया को पिछली सीट पर लिटाया और खुद भी कार में चढ़ गया। वैन टायरों की चीख के साथ अंधेरे में गायब हो गई। धत्तेरे की, उसने बहुत खून खो दिया है। इस तरह वह खतरे में है। शून्य ने रियर व्यू मिरर में प्रिया की हालत देखकर चिल्लाया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था और उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। हम अस्पताल नहीं जा सकते, हम तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। विक्रम ने अपनी शर्ट फाड़ी और उसके घाव पर और जोर से दबाव डाला, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। मैं एक जगह जानता हूं, एक बिना लाइसेंस वाला डॉक्टर जो सबसे अच्छा है लेकिन केवल पैसे की परवाह करता है। पहले वहां चलते हैं। शून्य ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और दिल्ली की एक झुग्गी की ओर बढ़ गया। वैन अपनी आपातकालीन बत्तियां जलाए हुए सुबह की खाली सड़कों पर दौड़ रही थी। विक्रम ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम्हें मरना नहीं है, उसने मन ही मन बार बार दोहराया। उसे खोने का डर उसके दिल को जकड़ रहा था। यह कब शुरू हुआ था? वह उसके जीवन में इतनी गहराई से कब आ गई थी? एक प्रतियोगी के रूप में मिले, साथी बने, और अब एक ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन से भी अधिक कीमती हो गया था। वह उसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता था। शून्य द्वारा बताई गई जगह एक पुराने परित्यक्त कारखाने के बेसमेंट में एक गुप्त ऑपरेटिंग रूम था। नशे में धुत दिखने वाले एक बूढ़े डॉक्टर ने नोटों का बंडल देखने के बाद ही अनिच्छा से प्रिया को ऑपरेटिंग टेबल पर ले जाया। गोली फेफड़े के पास से गुजरी है। वह भाग्यशाली थी। 1 सेंटीमीटर और होता तो वह तुरंत मर जाती। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करते हुए बुदबुदाया। विक्रम और शून्य को ऑपरेटिंग रूम के बाहर बेचैनी से इंतजार करना पड़ा। ऑपरेशन जारी है कि लाल बत्ती जल गई और समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। सबूत का क्या हुआ? विक्रम ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। मैंने इसे सुरक्षित कर लिया है। जनरल बख्शी, हथियार तस्करी सिंडिकेट और विभिन्न देशों के भ्रष्ट राजनेताओं के बीच एक विशाल संबंध है। यह दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त है। शून्य ने अपना लैपटॉप स्क्रीन दिखाया। स्क्रीन पर जनरल बख्शी के गुप्त बैंक खातों का विवरण और एन्क्रिप्टेड संचार लॉग भरे हुए थे। मैं इसे मीडिया को दूंगा, सबसे भरोसेमंद पत्रकार को। क्या वे इसे प्रकाशित कर पाएंगे? रक्षा मंत्रालय चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए हमें समय चाहिए। जब तक वे इस डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं और लेख प्रकाशित करते हैं, तब तक हमें पकड़े जाने से बचना होगा। कितने घंटे बीत गए होंगे? अंत में ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। सबसे बुरा दौर टल गया है, लेकिन अभी भी आराम करने का समय नहीं है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। विक्रम तुरंत ऑपरेटिंग रूम में गया। प्रिया एक ऑक्सीजन मास्क के सहारे गहरी नींद में थी। पीली होने के बावजूद उसकी छाती कमजोर रूप से उठ और गिर रही थी। वह जीवित थी। विक्रम उसके बिस्तर के पास गिर गया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। तभी शून्य के लैपटॉप से एक चेतावनी अलार्म बजा। धत्तेरे की, बख्शी मीडिया को नियंत्रित करने लगा है। वह हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवादियों के रूप में चित्रित कर रहा है। हमारी तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी सभी समाचार चैनलों पर प्रसारित हो रही हैं। स्क्रीन पर उसकी और प्रिया की तस्वीरें वांटेड के लाल अक्षरों के साथ दिखाई दी। वे अब अपने देश को बचाने वाले नायक नहीं थे, बल्कि सबसे खतरनाक भगोड़े थे। पूरा शहर उन्हें पकड़ने के लिए एक विशाल जेल में बदल रहा था। हम यहां और नहीं रह सकते, हमें तुरंत निकलना होगा। शून्य ने हताश होकर चिल्लाया, लेकिन बेहोश प्रिया को लेकर इस घेराबंदी से बचना असंभव था। मैं रुकूंगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। तुम इस सबूत को लेकर किसी तरह पत्रकार से संपर्क करो। मैं यहां जितना हो सके उतना समय खरीदूंगा। तुम पागल हो? तुम अकेले कैसे बचोगे? यह एक आदेश है। विक्रम ने शून्य को देखते हुए पहली बार एक सैनिक की आंखों से कहा।
उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल उस व्यक्ति की रक्षा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसे वह प्यार करता था, और सच्चाई को उजागर करने की। जरूर जीवित रहना। शून्य ने अपनी लाल आंखों के साथ अपना लैपटॉप पैक किया और बेसमेंट से निकल गया। अब इस परित्यक्त कारखाने में केवल विक्रम और बेहोश प्रिया ही बचे थे। विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया और कारखाने के चारों ओर बूबी ट्रैप लगाना शुरू कर दिया, और अपने पास उसने अपनी आखिरी बची हुई गोली से भरी एक पिस्तौल रखी। खिड़की के बाहर पुलिस सायरन की आवाजें करीब आ रही थीं। अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। परित्यक्त कारखाने के चारों ओर पुलिस सायरन की आवाजें कान फाड़ देने वाली थीं। एक लाउड स्पीकर से आत्मसमर्पण करने की सलाह देने वाली आवाजें लगातार आ रही थीं, लेकिन विक्रम हिला भी नहीं। वह प्रिया के बिस्तर के पास पहरा दे रहा था। कारखाने के अंदर के निगरानी कैमरों पर कड़ी नजर रखे हुए था। दर्जनों स्वाट अधिकारी कारखाने को घेरे हुए और प्रवेश की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मेजर विक्रम सिंह राठौर। तभी लाउड स्पीकर से एक जानी पहचानी आवाज आई। वह जनरल बख्शी था। मैं प्रिया को ले जाऊंगा। अगर तुम शांति से आत्मसमर्पण करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह मेरा आखिरी प्रस्ताव है। उसकी आवाज में फुसलाने और धमकाने का एक चालाक मिश्रण था। विक्रम हंसा। उसने संचार उपकरण का माइक्रोफोन पकड़ा और संक्षेप में जवाब दिया, नरक में मेरा इंतजार करना। जैसे ही उसका जवाब खत्म हुआ, कारखाने की सभी खिड़कियां टूट गईं और फ्लैशबैंग और आंसू गैस के गोले अंदर फेंके गए। बैंग बैंग विस्फोटों के साथ स्वाट अधिकारी रस्सियों से खिड़कियों के माध्यम से अंदर आने लगे। विक्रम ने पहले से तैयार गैस मास्क पहना और प्रिया पर भी एक छोटा ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। फिर उसने अपने पहले बूबी ट्रैप का स्विच दबाया। खिड़कियों से प्रवेश करने वाले अधिकारियों के पैरों के नीचे एक शक्तिशाली बिजली का स्पार्क निकला, जिसने उन्हें तुरंत बेअसर कर दिया। अंदर घुसो, अंदर घुसो। सामने के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने वाले अधिकारियों की ओर उसने छत से लटकाए गए विशाल स्टील पाइपों का एक ढेर गिरा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ प्रवेश करने वाले अधिकारी उसके नीचे कुचल गए, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह सभी तरफ से आने वाले अधिकारियों को नहीं रोक सकता था। कारखाना तुरंत एक भयंकर गोलीबारी के युद्ध के मैदान में बदल गया। विक्रम कवर के बीच तेजी से आगे बढ़ा, सटीक निशाने से एक एक करके दुश्मनों को मार गिराया। वह अकेला था, लेकिन वह एक पूरी पलटन की तरह लड़ रहा था। उसकी हर हरकत अनगिनत वास्तविक लड़ाइयों के माध्यम से गणना और परिष्कृत की गई थी, लेकिन उसका गोला बारूद कम हो रहा था और उसके शरीर पर भी घाव बढ़ने लगे थे। एक गोली ने उसकी बगल को छुआ, जिससे खून बहने लगा। खांसी, खांसी। तभी उसके पीछे से एक हल्की खांसी की आवाज आई। वह प्रिया थी। वह होश में आ गई थी। विक्रम, उसने अपनी धुंधली आंखों से गोलीबारी वाले कारखाने की स्थिति को समझने की कोशिश की। हिलो मत, तुम्हारा घाव अभी भी। विक्रम ने हताश होकर चिल्लाया, लेकिन प्रिया लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठी और उसने बगल में रखी पिस्तौल उठा ली। मैं अभी भी लड़ सकती हूं। उसने अपने घायल कंधे के दर्द को सहन करते हुए एक दुश्मन पर निशाना साधा जो विक्रम के पीछे से उसे धमकी दे रहा था, और ट्रिगर दबा दिया। बैंग, गोली दुश्मन के माथे पर लगी। प्रिया, हम अंत तक साथ हैं। वह हल्की मुस्कुराई। दोनों ने अपनी पीठ एक दूसरे से सटा ली और आने वाले दुश्मनों पर अपनी आखिरी बची हुई गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक एक करके जब भी उनकी बंदूकें चलती, दुश्मन गिर जाते, लेकिन उनका प्रतिरोध भी जल्द ही अपनी सीमा पर पहुंच गया। अंत में आखिरी गोली चली और एक खोखली क्लिक की आवाज गूंजी। स्वाट अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। दर्जनों बंदूकें उनके दिलों पर तनी हुई थीं। जिस क्षण लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कारखाने के बाहर एक अलग तरह का हंगामा शुरू हो गया। कई वाहन अपनी बत्तियां जलाते हुए आ रहे थे और हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलर की आवाजें भी, जबकि स्वाट अधिकारी भ्रमित होकर बाहर देख रहे थे। कारखाने का दरवाजा खुला और सीबीआई एजेंट अंदर घुस आए। उनके हाथों में गिरफ्तारी का वारंट था। सब लोग अपनी बंदूकें नीचे रखो। जनरल बख्शी को देशद्रोह और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। प्रमुख सीबीआई एजेंट के चिल्लाने पर कारखाने में हर कोई जम गया। शून्य ने यह कर दिखाया था। उसके द्वारा सौंपे गए सबूतों के आधार पर मीडिया ने सच्चाई की रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी और जनता के आक्रोश के बाद अंततः सीबीआई ने कार्रवाई की थी।
हतप्रभ जनरल बख्शी को सीबीआई एजेंटों ने घेर लिया और हथकड़ी लगा दी। वह अंत तक लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, यह एक जाल है, मैंने अपने देश के लिए कितना कुछ किया है। उसका दयनीय प्रदर्शन सत्ता के खोखले अंत को दिखा रहा था। सारी स्थिति समाप्त होने के बाद विक्रम और प्रिया को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। तनाव कम होने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कुराए। लंबी लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब वे अस्पताल में ठीक हो रहे थे तो खबर आई कि उन्हें विशेष माफी दी गई है। उनके भगोड़े होने और अवैध ऑपरेशन के सभी आरोप हटा दिए गए और उनकी सैन्य स्थिति बहाल कर दी गई। उनके मृत साथियों का सम्मान भी बहाल कर दिया गया और उन्हें राष्ट्रीय नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ रहा था, लेकिन विक्रम और प्रिया के मन में शांति नहीं थी। उन्होंने बहुत कुछ खोया था और बहुत कुछ देखा था। वे जानते थे कि वे कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। अस्पताल से छुट्टी मिलने से एक रात पहले प्रिया विक्रम के कमरे में गई। अब तुम्हारी क्या योजना है? उसके सवाल पर विक्रम ने खिड़की से बाहर शहर के रात के दृश्य को देखते हुए जवाब दिया, मुझे अभी तक नहीं पता, शायद मैं एक शांत जीवन जीऊंगा। तुम सेना में वापस नहीं जाओगे? वर्दी का वजन अब बहुत भारी लगता है। उसकी आवाज में गहरा अफसोस और थकान थी। प्रिया उसके मन को समझ सकती थी। वह भी वैसा ही महसूस कर रही थी। मैं अब बंदूक नीचे रखना चाहती हूं। दोनों के बीच खामोशी छा गई। उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन बदले में उन्हें केवल विश्वासघात और घाव मिले थे। लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उस नरक जैसे समय में उन्होंने एक दूसरे को पाया था, जो सबसे कीमती चीज थी। क्या हम साथ चलें? प्रिया ने धीरे से पूछा। एक ऐसी जगह जहां कोई हमें नहीं जानता, सैनिक विक्रम सिंह राठौर और प्रिया शर्मा के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण पुरुष और महिला के रूप में एक नई शुरुआत करने के लिए। विक्रम धीरे धीरे मुड़ा और उसे देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम एक सामान्य जीवन जी सकते हैं? अकेले नहीं, लेकिन साथ में हम कर सकते हैं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था। विक्रम ने उसका हाथ वापस पकड़ा। अंत में उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। क्रूर युद्ध खत्म हो गया था। अब उनके सामने एक और यात्रा थी, अपने घावों को भरना और एक नया जीवन शुरू करना। कोई नहीं जानता था कि वह यात्रा उन्हें कहां ले जाएगी, लेकिन एक बात निश्चित थी, वे अब अकेले नहीं थे। 1 साल बाद हिमाचल की एक छोटी शांत घाटी, हिमालय की बर्फीली चोटियां एक स्क्रीन की तरह इसे घेरे हुए थीं। यह एक पोस्टकार्ड की तरह सुंदर जगह थी। एक लकड़ी के घर के बगीचे में एक भारतीय व्यक्ति कुशलता से लकड़ी काट रहा था। उसके चेहरे पर एक सैनिक की तीक्ष्णता के बजाय एक शांत और कोमल मुस्कान थी। वह विक्रम था। विक्रम, चाय का समय हो गया है। घर के अंदर से एक महिला ने उसे पुकारा। वह प्रिया थी। उसने वर्दी के बजाय एक आरामदायक स्वेटर पहना हुआ था और उसके हाथों में 2 कप गर्म चाय थी। उसके चेहरे पर भी अतीत का उग्र करिश्मा नहीं था। इसके बजाय यह उस व्यक्ति के साथ होने की सुरक्षा और खुशी से भरा था जिसे वह प्यार करती थी। विक्रम ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और उसने जो चाय का कप दिया उसे ले लिया। दोनों बगीचे में एक बेंच पर अगल बगल बैठे बर्फीली पर्वत चोटियों को देखते हुए चुपचाप अपनी चाय पी रहे थे। शून्य का फोन आया था। वह ठीक है, उसे बेंगलोर में एक सुरक्षा फर्म से नौकरी का प्रस्ताव मिला है और वह इस पर विचार कर रहा है। प्रिया ने पहले बोलना शुरू किया। यह अच्छा है, वह कहीं भी अच्छा करेगा। बचे हुए ब्रावो टीम के सदस्यों ने भी नया जीवन पा लिया है। एक दोस्त ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है और दूसरा अपने गृहनगर वापस जाकर खेती कर रहा है। वे सभी तुम्हारे आभारी हैं। उसके शब्दों पर विक्रम हल्का मुस्कुराया। वे कभी कभी एक दूसरे का हालचाल पूछते और उस दिन की यादें साझा करते। घाव अभी भी थे, लेकिन समय उन घावों पर नई त्वचा उगा रहा था। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? विक्रम ने धीरे से पूछा। सब कुछ छोड़कर मेरे साथ इस ग्रामीण गांव में रहने का। प्रिया ने अपना चाय का कप नीचे रखा और उसका हाथ पकड़ा। मैंने केवल बंदूकों और बारूद की गंध को छोड़ा है। बदले में मुझे तुम्हारे साथ यह शांतिपूर्ण सुबह मिली है। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। विक्रम ने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। दोनों के बीच अब और शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे की आंखों से, एक दूसरे के दिल की धड़कन से सब कुछ समझ सकते थे। लेकिन शांति कभी कभी अतीत की परछाइयों के साथ आती है। उस रात
विक्रम ने एक बुरा सपना देखा। एक जलते हुए जहाज के अंदर मरते हुए साथी उसे दोष भरी नजरों से देख रहे थे। वह चिल्लाते हुए नींद से जागा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। सब ठीक है, सब ठीक है। उसके बगल में सो रही प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। वह भी कभी कभी ऐसे सपने देखती थी। युद्ध के घाव अभी भी उनकी आत्माओं में गहरे थे, एक राक्षस की तरह उन्हें खरोंचते थे। मैं यहां हूं, कुछ नहीं हुआ। उसकी गर्मजोशी और कोमल आवाज ने विक्रम के कांपने को धीरे धीरे शांत कर दिया। उसने उसकी बाहों में एक बच्चे की तरह सिसकियां भरी। एकमात्र व्यक्ति जिसके सामने वह अपनी कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर सकता था। उसके बिना वह इस भयानक आघात को सहन नहीं कर पाता। अगली सुबह दोनों ने गांव के एक छोटे से मंदिर का दौरा किया। वे भक्त नहीं थे, लेकिन वे कभी कभी वहां जाकर अपने मृत साथियों की आत्मा की शांति के लिए और बचे हुए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। रंगीन कांच की खिड़कियों से आती चमकीली रोशनी के नीचे दोनों घुटनों के बल बैठे और अपने हाथ जोड़े। उनकी प्रार्थनाओं में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उनके दिल एक ही आवाज कर रहे थे, कृपया हमें एक दूसरे के लिए उद्धार बनने दो। हमें इस भयानक स्मृति के बीच एक दूसरे का हाथ न छोड़ने और एक दूसरे का हाथ न छोड़ने और एक दूसरे के बीच एक दूसरे का हाथ न छोड़ने, साथ चलने का साहस दो। मंदिर से बाहर निकलते ही गर्म धूप ने उनका स्वागत किया। आकाश अविश्वसनीय रूप से साफ और नीला था। क्या हम वापस चलें? विक्रम ने पूछा। नहीं, मैं थोड़ी और देर चलना चाहती हूं, झील तक। दोनों ने हाथ पकड़ा और गांव के बगल की छोटी सी झील की ओर चल पड़े। झील इतनी साफ और पारदर्शी थी जैसे कि यह हिमालय की पिघली हुई बर्फ से बनी हो, एक दर्पण की तरह। वे झील के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकते हुए बच्चों की तरह हंसे। युद्ध ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन साथ ही उन्हें साधारण जीवन के महत्व को भी सिखाया था। एक साथ सुबह का स्वागत करना, एक साथ खाना खाना, एक साथ चलना। उन्होंने खून और आंसुओं के माध्यम से सीखा था कि ये सामान्य क्षण कितने बड़े चमत्कार थे। मैं तुमसे प्यार करती हूं, विक्रम, प्रिया ने उसके गाल पर चूमते हुए फुसफुसाया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, विक्रम ने भी उसके होठों पर धीरे से चूमा। यह एक गर्म और भावुक चुंबन नहीं था, यह एक शांत गहरा चुंबन था जिसने एक दूसरे के घावों को सहलाया और उनकी आत्माओं को सांत्वना दी। उनका जीवन आगे भी आसान नहीं होगा। अतीत के बुरे सपने कभी भी वापस आ सकते हैं और दुनिया उन्हें उन यादों की याद दिलाती रहेगी जिन्हें वे भूलना चाहते हैं। लेकिन अब वे डरते नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे एक दूसरे की रोशनी बनेंगे और एक दूसरे का उद्धार बनेंगे। सीमाओं, लिंग और विचारधाराओं से परे दो सैनिकों ने अंततः युद्ध को समाप्त कर दिया था और प्यार के नाम पर सबसे शांतिपूर्ण अभयारण्य पाया था। झील के ऊपर दोनों की खुशी भरी हंसी एक गूंज की तरह फैल गई।